हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जय शर्मा। स्वागत है नर्सिंग हमारी एमएसएन की फर्स्ट क्लास। आज से जो हम सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं सर्जरी, जिसको हम मैथ सर्ज भी बोलते हैं। मैथ सर्ज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर जितनी भी डिजीज पोर्शन है कि क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, क्या उसका कॉज होता है, इटियोलॉजी जिसको हम कहते हैं, क्या उसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसको हम साइन सिम्टम भी कहते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। 3 तरह के मैनेजमेंट हम एक पर्टिकुलर डिजीज में करते हैं। लाइक अगर पेशेंट को जो है, मान लो कि एक डिजीज हो गई है या फिर मान लो उसको कैंसरस कोई ट्यूमर हो गया है। अब वो ट्यूमर के आप मेडिकल मेडिसिन से आप कैसे ट्रीट करोगे? मेडिसिन जब फेल हो गया तब आप उसमें सर्जरी कैसे यूज़ करोगे? और ये दोनों करने के बाद में आपको 3 तरह की नर्सिंग केयर करनी पड़ती है। दैट इज़ प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर एंड थर्ड इज़ पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग। लेट्स स्टार्ट टू आवर फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले बात करते हैं कि हेल्थ के कंसेप्ट की, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं। डायरेक्ट आपके आता है कि बताओ भाई, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पेपर है और उसमें पहला क्वेश्चन आएगा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, थियरीज ऑफ हेल्थ, और जो थियरीज ऑफ डिजीज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। देन इस बारे में हमारे को पढ़ना है। हेल्थ इज द प्रीशियस पोजीशन all the human being, and it is the level of function and the metabolic efficiency of the living person. हेल्थ क्या है? हेल्थ है ना, हर एक ह्यूमन बीइंग पर्टिकुलर पोजीशन है। हेल्थ के बिना इंसान का कुछ नहीं है। हेल्थ को अगर एक तरीके से हम डिफाइन करें कि हेल्थ क्या है, तो पेशेंट का जो मेटाबॉलिक और जो लेवल है, मेटाबॉलिक एफिशिएंसी और फंक्शनल लेवल, कि वो किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, क्या वो अच्छे से अपना काम कर पा रहा है, क्या उसकी किडनीज जो है अच्छे से यूरिन जो है पर्टिकुलर जो एक हेल्दी किडनी को एलिमिनेट करना होता है, यूरिन वो कर पा रही है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड वो डाइजेस्ट कर पा रही है, डाइजेशन के दौरान क्या पर्टिकुलर एंजाइम्स वगैरह जो है वो सेक्रेट हो पा रहे हैं, या जो एक स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अच्छे से उस चीज को का एब्जॉर्प्शन कर पा रही है। ये सारी जो चीजें है ना, ये हमारी क्या कहलाती है कि फंक्शनल लेवल, हमारे बॉडी का फंक्शन, कि आपका ब्रेन एकदम सही है, आपका स्टमक सही है, आपका थ्रोट सही है, आपका लंग सही है, आपके स्ट्रक्चर्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रक्चर करेक्ट मीन टू से कि किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लाइक कि किसी प्रकार का कोई हाइपरप्लेजिया नहीं है, हाइपरट्रोफी नहीं है, एट्रोफी नहीं है। वो सारी चीजें जो है हमारी कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर आती है, इसमें फंक्शनल लेवल में आती है। इसके अलावा दूसरी चीज है मेटाबॉलिक एफिशिएंसी। व्हाट इज मेटाबॉलिक एफिशिएंसी? मेटाबॉलिक एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्सन खाना खाता है, देन उसके बाद में मेटाबॉलिज्म पढ़ा है बेसिक लाइफ प्रोसेस में, एक जो चीज आती है वो आती है मेटाबॉलिज्म। सिर्फ लिविंग क्रिएचर या लिविंग बीइंग के अंदर ही आपको मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस देखने को मिलता है। ये चीज याद रख लेना। मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देखने को मिलता है आपको, जो कि लिविंग होते हैं। ह्यूमन बीइंग नहीं, सॉरी, ऐसे ही क्रिएचर्स में देखने को मिलता है जो लिविंग, नॉन लिविंग के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन केस में अगर कोई पेन की बात करूँ, माइक की बात करूँ या इस चश्मे की बात करूँ, तो इन जगहों में आपको जो है किसी प्रकार से कोई तो वो नहीं देखने को मिलता है ना, मेटाबॉलिज्म नहीं देखने को। तो ये एक हेल्थ का एक पर्सनल प्रीशियस पोजीशन है जिसको हमने पढ़ा है। दूसरी चीज है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू अडेप्ट बाय फेसिंग द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल चैलेंजेस। इसमें क्या लिख रखा है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की एबिलिटी होती है कि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करता है। ये चीज जो है वो कहलाती है, हमारे यहाँ पे हेल्थ कहलाती है। तो इस जगह हमारे को ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हेल्थ इज द पर्सन्स कैरिड, healthy person can carry out the various physical, mental, social, occupational and the daily living activity effectively for the getting various goals. Like कि आपको जो है फिजिकली फिट होना जरूरी है, मेंटली फिट होना जरूरी है, सोशली, ऑक्यूपेशनली, या फिर जो डेली लिविंग एक्टिविटीज है, इन सब के अंदर आपको फिट रहना बहुत जरूरी होती है। और इन सब चीजों में आप अपना जो वेरियस पार्ट है, रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है,
वो किस प्रकार से निभाते हो, वो चीज़ कहलाती है हमारी पर्टिकुलर फिजिकल हेल्दी स्टेट, मेंटल हेल्दी स्टेट, सोशली हेल्दी स्टेट। तो वो पर्टिकुलर जितने भी स्टेट है हम उसमें है कि लाइक अगर मेरे को मेरा ऑक्यूपेशन के अंदर कोई मेरा जो प्रोफेशन है वो मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, लाइक मैं अपने टाइम को जो है मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, कि एक जगह अगर मेरा बैलेंस बनता है तो दूसरी जगह डगमगा गया। तो ये सारी चीजें मुझे ध्यान रखनी, मतलब हमें ध्यान रखनी होती है और ये चीज हमारी हेल्थ जो है डिसाइड करती है। हेल्थ इज अ वेरी प्रीशियस, एक चीज हमेशा याद रखना, पैसा गया ना तो कुछ नहीं गया, लेकिन हेल्थ गया तो सब कुछ चला गया। लाइक अगर आपके हेल्दी फिजिकली हेल्दी नहीं होगे, मेंटली हेल्दी नहीं हो पाओगे। और जब मेंटली आप हेल्दी नहीं रहते हो ना, सब कहते हैं कि भाई मेंटली हेल्दी बनो, मेंटली हेल्दी बनो, के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिजिकली हेल्दी होना चाहिए। हमने जो साइकोलॉजी है उसमें एक प्रोसेस पढ़ी थी डिमोड्यूलेशन के अंदर, कि डिमोड्यूलेशन मॉड्यूलेशन टेक्निक जो है वो क्या होती है, कि जब एक पेशेंट दिमाग में कुछ बहुत ज्यादा चीजें सोचता है कि वो उसके लक्षण उसको उसके शरीर पे दिखने आ गए। मान लो आ जाए कि अल्कोहलिक पेशेंट है, उसको एक दिन दारू मत दो, उसके शरीर में ट्रेमर्स आ जाएंगे, विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे। तो वो सारी चीजें क्या डिफाइन करा, लाइक वो साइकोलॉजिकली इतना एडिक्टिव है उस चीज के लिए कि अगर उसको नहीं दोगे तो आपको उसके फिजिकली जो है वो दिख। दूसरा आता है एंजाइटिक जो अटैक होते हैं, एंजाइटिक अटैक जो होते हैं, जो पर्सन छोटी छोटी बात के अंदर सोचता ज्यादा है, कि पर्टिकुलरली इतनी सी बात है उसको वो कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है कि पेशेंट को लगता है कि लाइक नहीं नहीं बहुत ज्यादा सोच लिया, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, एंजाइशियस अटैक आएंगे, उसके अंदर फिर उसको जो है सीजर्स वगैरह सारी चीजें। देन उसके बाद में मैं बात करूं हमारी किसकी, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। हेल्थ मीन डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट पीपल। हर एक के लिए हेल्थ का मतलब अलग अलग है। अगर आज मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए ये जरूरी है, लाइक मेरे को मेरे प्रोफेशन के साथ और मेरी पर्सनल लाइफ के साथ बैलेंस करना है। किस प्रकार से बैलेंस करना है, जैसे अगर कल मैं एम्स में नौकरी करूंगा तो मेरे को मेरा हॉस्पिटल भी अच्छे से संभालना है, तो मुझे मेरा घर भी अच्छे से, ये मेरा है। एक जो विमेन होगी जो कि हाउस होल्ड हाउस वाइफ होगी, उसके लिए हेल्दी का मतलब होगा कि अगर मैं हेल्दी, मेरे बच्चे वगैरह हेल्दी रहेंगे, मैं मेरे घर को अच्छे से संभाल। एक आदमी होगा तो उसके लिए ये रहेगा कि मैं हेल्दी रहूंगा तो मैं मेरे घर वालों को अच्छे से संभाल। अगर एक बुजुर्ग होगा तो वो ये सोचेगा कि लाइक अगर मैं हेल्दी रहूंगा तो मैं अपना काम खुद से कर पाऊंगा, मैं मेरे बच्चों बेटे बहू को जो है ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, ताकि किसी के ऊपर बोझ ना बने। तो सबके पर्टिकुलर अपनी अपनी स्टेट होती है, पर्टिकुलर हेल्थ की अपनी अपनी स्टेट होती है। लेकिन ये चीज भी ध्यान रखना, कोई पेशेंट को आप देखते हो कि वो दुखी है या वो दुख पा रहा है, तो ध्यान रखना वो उस चीज का आदी हो चुका है, लाइक उसको उस चीज की आदत हो चुकी है कि वो उसको दुखी रहने में मजा आता है, इस कारण से जो है वो दुखी रहता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी। देन आता है, some believe if any person is free from the disease, he will considered as healthy. Other believe if a person is able to adjust himself according to the environmental situation, then he will consider himself as healthy. And where some believe that the ability of an individual to make the social relation effectively, then it indicate that he is healthy. इसके अंदर तीन वर्ड है। एक तो सोचता है जो कि लाइक अगर मैं हेल्दी, लाइक मैं अच्छा खा रहा हूँ, मैं अच्छा सो रहा हूँ, अच्छे समय पे उठ रहा हूँ, मतलब अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। और उसके लिए ऐसा है कि लाइक मैं पर्टिकुलरली अपना जो फॉलो है स्केड्यूल है वो अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, रूटीन जो है मैं वो अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि वो पेशेंट को लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हूँ, पेशेंट नहीं सॉरी इंडिविजुअल को लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हूँ। ठीक है, मुझे लाइक मैं जिम जा रहा हूँ, बराबर से मेरी बॉडी बन रही है, मैं ग्लो कर रहा हूँ, उसके लिए वो जो शरीर है अपना वही सब कुछ होता है, दैट मीन्स वो फिजिकली हेल्दी है। दूसरा जो पर्सन है वो क्या सोचता है कि अगर मैं जो है एनवायरनमेंट में खुद को अच्छे से डाल लूँ, लाइक मेरे पास कोई अगर अच्छी खबर आएगी तो भी मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, मेरे पास कोई बुरी खबर आएगी तो भी मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इस कंडीशन में जब पर्टिकुलरली जो एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन है उसमें जब आप अपने आप को क्या कहते हैं एडजस्ट कर लेते हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट खुद को कंसीडर करता है हेल्दी। और तीसरा लिख रखा है इसके अंदर कि अगर पर्सन को लगता है लाइक मेरे में एबिलिटी है कि मैं सोशली सबको बहुत पसंद हूँ, लाइक मैं तो सबका पसंदीदा इंसान हूँ, मैं इससे भी अच्छी बात करता हूँ, मैं उससे भी अच्छी बात करता हूँ, या फिर मैं जो है क्या कहते हैं अपने सामने जो भी आता है उन सबसे बहुत अच्छी तरीके से बात करता हूँ,
और मेरा जो है रिलेशन सबसे अच्छा है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त हैं और मुझे सब चाहते हैं। वैसे तो ये भ्रम होता है लेकिन हाँ, लेकिन वो चीज़ जो उसको लगती है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो उसमें उसको खुद को पर्टिकुलरली जो है क्या मानता है हेल्दी मानता है। तो ये हमारा एक कांसेप्ट है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द चेंजिंग कांसेप्ट ऑफ हेल्थ आर एज़ फॉलो। तो कांसेप्ट याद रखना सबसे पहले बायोमेडिकल कांसेप्ट की बात करें जिसमें पेशेंट को लगता है एब्सेंस ऑफ डिजीज इज हेल्थ, लाइक कि उसके दिमाग में कितनी भी बसड़ मची हो, चाहे कितना भी वो दुखी हो, चाहे वो कितना भी ओवरथिंक करता हो, लेकिन उसको लगे कि ना मेरा पेट दुख रहा है, ना मेरा सर दुख रहा है, ना मेरी आंखें, ना मेरा कान, ना मेरा जो है पाँव दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं, कुछ नहीं दुख रहा। इस कंडीशन में वो खुद को कंसिडर करता है कि यस आई एम वेरी हेल्थी। देन दूसरी बात आती है इसके अंदर, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ध्यान रखना कौन सी थ्योरी के ऊपर ये बेस्ड होता है, जर्म थ्योरी के ऊपर ये बेस्ड होता है। और इस कंसेप्ट का अनुसार सिर्फ उसको ये पता है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज इज विewed as हेल्थ, कि हेल्थ का मतलब यही होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज। और अगर हम WHO की जो डेफिनेशन होती है हेल्थ की, उसमें भी ये पढ़ते हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड मेनली ऑफ एनी डिजीज। ये हमारी जो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है एक क्या कहते हैं वो है डेफिनेशन, तो उसमें भी वही कहता है मेरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, यानी कि आपकी जो डिजीज है वो वहां से एब्सेंट होनी चाहिए। ये सही चीजें आ जाती है। देन आता है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द हेल्थ इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द वेरियस साइकोलॉजिकल फैक्टर। अलग अलग दिमाग में जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंग में है। लाइक अगर एक पर्सन जो है वो खुद को स्ट्रेसफुल से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी ढाल लेता है तो वो कंसिडर करता है कि हेल्दी है। इन केस घर में उसकी किसी से कुछ लड़ाई हो गई तो उस समय वो खुद को किस प्रकार से एंजाइटी से बचाता है, तो वो चीज क्या कहलाती है हमारी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट कहलाता है। लाइक अगर वो पर्सन जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी खुद को मतलब लाइक ये तो बहुत भारी चीज हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो उस कंडीशन में जो है वो उसको क्या कंसिडर करता है कि मैं हेल्दी हूँ, कि कितनी भी भारी सिचुएशन आ जाए मैं संभाल लूंगा वाली कंसेप्ट को वो हेल्दी मानता है कि आई एम हेल्दी। लेकिन ये होना चाहिए साइकोलॉजिकली, आप जितना खुश रह सकते हो ना वो रहो। दूसरों को खुश रखना बहुत आसान है, खुद को खुश रखना बड़ा मुश्किल। इस कंडीशन के अंदर जब अपन खुद ही हेल्दी नहीं होंगे एज अ नर्स, आज के तारीख में जब हम कल की तारीख में जब हम बाहर जाएंगे और वहां जाके हम एज अ नर्स अपना जो काम है वो परफॉर्म करेंगे, हम अपनी जो ड्यूटी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको परफॉर्म करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि हमें हेल्दी रहना जरूरी है। लाइक हमें हेल्दी ना साइकोलॉजिकली ना फिजिकली। देन कैसे काम चलेगा, पेशेंट आया बोला अरे सर मेरे तो ये हो रहा है, अरे डॉक्टर साहब हमारे तो ये हो रहा है। उस कंडीशन में बोल रहे हैं अरे हाँ ठीक है यार जाओ कर लो। आप सेटिस्फाई ही नहीं कर पाओगे पेशेंट को जब आप उसके ओरिएंटेशन फेज और वर्किंग फेज के अंदर होंगे, और जब वो उसके टर्मिनेशन फेज में आएगा जब तुम्हारी धज्जियां उड़ाएगा। तो पर्टिकुलरली ध्यान रखना, अपने एथिक्स को फॉलो करो, अपनी जो पर्टिकुलर सिचुएशंस है उसको अच्छे से मैनेज करना सीखो। ये सही चीजें जो है आनी चाहिए। ये हमारा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। देन हम बात करते हैं हमारे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ की कितने तरीके के होते हैं। दो हमने पढ़ लिया, बायोमेडिकल पढ़ लिया हमने, साइकोलॉजिकल पढ़ लिया। अब सोशल, इकोलॉजिकल एंड होलिस्टिक, तीन कंसेप्ट हमारे सामने आते हैं। Social. According to this concept, the health is the only influenced by various social factors. So, if they should be necessarily included while deciding the health status of human being, क्या लिख रखा है इसके अंदर, एक बार हम वापस से इसको पढ़ो कि ना हेल्थ जो है इन्फ्लुएंस बाय सोशल फैक्टर से होती है। यानी कि आपकी जो हेल्थ की स्टेटस है वो कौन डिसाइड करता है, ह्यूमन बीइंग डिसाइड करते हैं। सॉरी, ह्यूमन बीइंग जो है वो सोशल फैक्टर डिसाइड करता है। कैसे? If any individual is able to make, maintain and improve social relationships indicates that he is socially healthy। मतलब क्या हो जाता है कि लाइक आप पर्सन हो और आपको उस समय क्या है कि आपको क्या है कि एक पर्सन है वो बोल देता है कि मैं तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं अच्छा इंसान हूँ, और दूसरी चीज मैं तो सबसे बोलता हूँ। लाइक अगर आज मैं कोचिंग में पढ़ाने आ रहा हूँ तो यहाँ से भी मेरा स्टाफ के साथ रिलेशनशिप अच्छा है,
अगर मैं घर पे हूँ तो मेरा भी घर पे रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या फिर पर्टिकुलर सोशल प्लेस पे जाता हूँ या सोशल गैदरिंग में जाता हूँ, वहाँ पे भी मेरा बहुत सारा जो फोकस है लाइक वो सबका फोकस मुझ पे रहता है और मैं बहुत लाइक वो सबके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये सारी कंडीशन जो होती है उसको इसमें लेकिन आधी से ज़्यादा ये चीज़ें डिल्यूज़नल लगती हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि है ना आप अगर सोशली हेल्दी हो तो आप हेल्दी हो। लेकिन ठीक है, होता है। कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, वल्नरेबल ग्रुप में आती है जैसे फीमेल्स हो गई, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से या फिर है ना पर्टिकुलरली जो अपनी किसी प्रकार के कोई अब्यूज़ है, उनसे। देन चिल्ड्रन जो होते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ हुआ या फिर चिल्ड्रन लेबर हुआ। देन तीसरे आते हैं हमारे जो हैंडीकैप जो होते हैं वो, और चौथे आते हैं हमारे जो कि इल पर्सन्स होते हैं। ये 4 लोगों को ऐसा लगता है साइकोलॉजिकली बैठी हुई होती है कि आई एम वर्थलेस, मेरा कोई वर्थ नहीं, तो मुझसे कोई क्यों बात करना चाहे? तो इस कंडीशन के अंदर उस समय हमारे को ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि नहीं, नहीं, ये तो है हमारे को कॉन्सेप्ट में ही देखने को, कोई ज़रूरी नहीं होता, ये सब कंसेप्ट किताबों में रह जाते हैं। आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, ये कोई डिसाइड नहीं करता। आपको पर्टिकुलरली हेल्दी रहना है। आपका शरीर हेल्दी है तो आपका माइंड हेल्दी है, या फिर अगर आपका माइंड हेल्दी है तो शरीर कैसा भी हो आप बहुत मस्त रहते हो। देन दूसरी चीज़ सोशली आप कितनों को इन्फ्लुएंस कर लोगे, कितनों को क्या कर लोगे, ठीक है, हाँ, आपका आपके साथ जो अच्छा है आप बिल्कुल उसके साथ अच्छे रहो, लॉयल रहो, सब रहो, वो कंडीशन नहीं होती है। लेकिन इस कंडीशन में हमारे को ध्यान रखना होता है कि आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि जो है सबके साथ में अच्छा रहना है। ये सारी चीज़ें इस सोशल कॉन्सेप्ट के अंदर को देखने को मिलती है। देन हम बात करते हैं किसकी, हमारे इकोलॉजिकल कांसेप्ट की। इकोलॉजिकल कांसेप्ट के अनुसार हेलो, हेलो। सोशल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें, क्या होता है कि सोशल फैक्टर के अकॉर्डिंग लाइक पेशेंट को क्या लग नहीं, इंसान को क्या लगता है कि मैं जो हूँ अगर अच्छे से पर्टिकुलरली काम कर रहा हूँ, मेरा जो बिहेवियर है या फिर मेरा जो रिलेशनशिप है अपने साथ सोसाइटी के साथ, सोशल जो गैदरिंग है उसके अंदर भी मैं सबसे बहुत अच्छे से बात कर पाता हूँ, सबसे बहुत अच्छे से बोल पाता हूँ। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो है पेशेंट को लगता है कि लाइक इंडिविजुअल को लगता है नॉट पेशेंट, हम पेशेंट पेशेंट बार-बार पेशेंट आ रहा है मेरे मुँह। इंडिविजुअल यानी इंसान को लगता है कि मेरा अगर लोगों के साथ में सोशली बिहेवियर अच्छा है, मैं सोशल गैदरिंग में बहुत अच्छे से कर पाता हूँ, तो उस कंडीशन के अंदर जो है मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा सारा काम कर रहा हूँ, तो वो लगता है कि उसको कि मैं हेल्दी हूँ। ये मेक सेंस तभी करता है जब आप अपने लिए पहले अगर क्या कहते हैं हेल्दी हो। लाइक अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक आप में कोई डिफ़ॉर्मिटीज़ नहीं होनी चाहिए, आप में किसी प्रकार के कोई एक्नेज़ या स्कार्स नहीं होने चाहिए, कोई फ्लॉज़ नहीं होने चाहिए, सबकी पर्टिकुलर अपनी-अपनी बॉडी टाइप होती है। लेकिन आप उसको मेंटेन रखिए। दिस कंडीशन इज़ नोन एज़ हेल्दी, कि खुद का शरीर जब स्वस्थ रहेगा, तब आप जो है मेंटली हेल्दी रह पाओगे। या फिर आप मेंटली ही इतने हेल्दी हो कि आपके शरीर में चाहे कुछ भी बीमारी हो जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सिचुएशन तो ये होती है। दूसरी ये आती है हमारे कि जब आप पर्टिकुलरली जब इन दोनों पैरामीटर्स है, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स, उस पे खड़े होते हो, तो ये कांसेप्ट आपके लिए एक हेल्दी कांसेप्ट माना जाएगा। वरना मान लो आप शारीरिक भी दुखी हो, मानसिक भी दुखी हो, पर आपको तो लोगों को खुश करना है, वो खुश है तो फिर मैं खुश हूँ। तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। सामने वाला कभी खुश नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो डिल्यूज़न में नहीं जीना होता है। ये तो मेरे ख़्याल से एक डिल्यूज़नल कांसेप्ट है, कि आप अगर सामने वाले को खुश रखते हो तो आप हेल्दी हो, नहीं, नहीं। सोशली हेल्दी का मतलब तभी है जब आप खुद से खुश हो और फिर दूसरों को खुश कर रहे हो। खुद से ही दुखी हो और फिर दूसरों को खुश कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत महान काम कर रहे हो लेकिन उसके अंदर आपका कोई ग्रोथ नहीं है, आपका कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम किसमें पढ़ते हैं, हम इसमें करते हैं। अगर मैं अपने सोशल रिलेशंस को बहुत इम्प्रूव करूँ, मैं बहुत अच्छा रखूँ, उस कंडीशन के अंदर फिर बाद में मुझे तो कि ना नहीं, नहीं तेरे को तो सोशली हेल्दी रहना। सोशली आप हेल्दी तभी होगे जब आप दिमाग से स्वस्थ होगे और शारीरिक स्वस्थ होगे, तब आपका ये कंसेप्ट काम करे।
देन मैं बात करूँ, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट इकोलॉजिकल कंसेप्ट आता है। द हेल्थ इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। इफ एनी पर्सन इज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल सिचुएशन कंसीडर्ड हिमसेल्फ हेल्दी। बाढ़ आ रही है, बारिश आ रही है, भूकंप आ रहा है या ऐसा, ये तो बड़ी बात हो गई। लेकिन नॉर्मली सीजनल जो है वो सीजनल क्या होते हैं, सीजन अलग अलग वो मौसम आते हैं, उनमें जैसे पर्टिकुलर चेंजेस होती है कि समर में गर्मी लगेगी, विंटर में ठंड लगेगी, स्प्रिंग के अंदर आपको सुहावना मौसम देखने को मिलेगा, हरियाली वगैरह देखने को मिलेगी, रेनी सीजन में आपको पर्टिकुलरली रेनी सीजन में आपको बारिश देखने को मिलेगी, कीचड़ वगैरह सब देख। बट इन दिस कंसेप्ट अगर आपको ऐसा लगे कि तो पर्सन है जल्दी तभी कहलाएगा जब वो एनवायरमेंटल सिचुएशन में खुद को ढाल ले। एनवायरमेंटल सिचुएशन में खुद को ढालना इसलिए ज़रूरी होता है, एनवायरमेंटल सिचुएशन में खुद को ढालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप एनवायरमेंट के अंदर रह रहे हो, लाइक आपका सराउंडिंग अच्छा है, तो आप अच्छे हो। सोशली और इकोलॉजिकल कंसेप्ट अलग अलग है। ये एक सोशली में आपको पर्सन्स के साथ और इधर हमारा नेचर के साथ, हमारे जो एनवायरमेंटल सिचुएशन है उसके साथ खुद को डील करना सिखाया जाता है। और लास्ट में है कि द माल एडजस्टमेंट द एनवायरनमेंट कैन कॉज इलनेस। अगर आप उससे माल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर चीज में डेफिसिट कर जाते हो या एडजस्ट करने में आपको समय लग जाता है, तो वो चीज कहलाती है माल एडजस्टमेंट। और इस कंडीशन के अंदर जो है आपको इलनेस। नेक्स्ट मैं बात करूं हमारी होलिस्टिक कंसेप्ट की। होलिस्टिक कंसेप्ट क्या है? इट इज सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबव कॉन्सेप्ट। सारे जो कॉन्सेप्ट है उससे मिलकर ये बना हुआ होता है। ये एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है जिसके अंदर क्या होता है हमारे कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ ऑफ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल आर डिसाइडिंग बाय ऑल द अबव फैक्टर। हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे, बायोकेमिकल फैक्टर पढ़ा है हमने, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोलॉजिकल, वो चारों मिला के आता है। और होलिस्टिक का मतलब होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक? तो होलिस्टिक का मतलब होता है पीसफुल। होलिस्टिक का मतलब होता है पीसफुल, यानी आप पीसफुली हेल्दी हैं, देन इट्स कंसीडर्ड एज होलिस्टिक। देन मैं बात करूं हमारी डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की। सबसे पहले डब्ल्यूएचओ की जो मैंने अभी बताया, हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी आप कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी हो, और उसके अलावा जो है आपका क्या है, किसी प्रकार की बॉडी के अंदर कोई डिजीज नहीं है, या फिर इन्फर्मिटीज, इन्फर्मिटीज का मतलब है किसी प्रकार का कोई फ्लूज नहीं है आप में। तो वो सारी कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है हमारी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन क्या कहलाती है, वो हमारे को हेल्थी घोषित करती है, उसके हिसाब से ये हेल्थ है। दूसरा कौन, जो हमारे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये डेफिनेशन रट लेना, हेल्थ की डेफिनेशन हमें ये लिखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि राइट द डेफिनेशन हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, डायमेंशन, कंसेप्ट ना बोल के वो कहते हैं डायमेंशन, तो आपको डायमेंशन याद रखना है कि कंसेप्ट की तरह ही होते हैं वो भी। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, साउंडनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड इज कंडीशन इन विच द फंक्शन आर डली एंड एफिशिएंटली डिस्चार्ज। साउंडनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, दैट कंडीशन इन विच, साउंडनेस ऑफ बॉडी यानी कि तो आपकी जो बॉडी है और माइंड जो है वो किस प्रकार से जो है फंक्शन कर रहा है या और वो इफेक्टिवली डिस्चार्ज हो रहा है, उस कंडीशन में आपको हेल्दी घोषित करेंगे। कि लाइक आप चालू तो हो गए, अरे बहुत अच्छा दिन निकलेगा, आज सुबह से आपने अपना काम करने लगे, आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, ये रोल निभाया, एट द एंड आके आप जब धीरे धीरे डल हो जाते हैं, इस लेवल से आप डल होना चालू होता है। किसी किसी काम को आपने चालू किया और चालू करने के 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बाद ही आप थक गए, वो चीज नहीं कहलाती। और दूसरी चीज का ये ध्यान रखना है हमारे को क्या चाहिए ना, कि पर्सन जो है अगर वो डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, डिस्चार्ज मतलब उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि जो पर्सन है वो क्या करता है कि अपने आप को कितना रख सकता है हेल्दी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। लाइक अगर मुझे आज एक क्लास लेनी है, तो क्या मैं 1 घंटे तक विथ फुल एनर्जी, विथ फुल एक्सप्रेशन, फुल विथ जेस्चर, क्या मैं आपके सामने खड़ा रह के बोल पा रहा हूँ? ये एक कंडीशन हो जाती है कि लाइक आप
2 मिनट हुए और ऐसे हो गए, तो वो कंडीशन हेल्दी नहीं होती। तो द लेवल ऑफ एनर्जी यू होल्ड ड्यूरिंग अ वर्क इज कंसिडर्ड एज हेल्दी। तो ये वही लिख रखा है ऑक्सफोर्ड, ये इतनी काम की वैसे डेफिनेशन है हमारी, दो आ जाए कि भाई राइट डेफिनेशन और 3 नंबर में पूछ ले, तो एक डेफिनेशन के अंदर आप नहीं लिख पाते हो, तो उसके अंदर हमारे को और लगाना है यहाँ पे, और फिर ये डेफिनेशन लिखनी है। लेकिन आपको ये तो लिखनी लिखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी वेरी। देन हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, क्या क्या होता है? जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, लाइफस्टाइल, सोशल कल्चर फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, हेल्थ सर्विसेज, अदर फैक्टर। ये सारी जो सिचुएशंस आती हैं वो हमारी हेल्थ हेल्थ की। देन हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे जेनेटिक फैक्टर्स की। जेनेटिक फैक्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग health status of an individual. The different physical and mental characteristics of every individual are to some extent determined by the types of genes which are received at the time of conception. Different physical and mental characteristic of every individual. Different physical and mental characteristic of every individual uh, are some extent determining by the type of gene which is received at the time of conception. The gene are found in the chromosome and in the body of human. 446, where 23 pairs chromosomes are found in it. These 23 are parental and 23 are paternal and maternal. After the sexual intercourse, meeting of the ovum and the sperm causes the formation of zygote. Nucleus zygote contain the chromosome which found in gene. क्या होता है हमारा सबसे नॉर्मल तरीके से कि अगर एक चीज आपने देखी होगी, बच्चा जन्मा ना, तो उसको देखते कहते ये तो माँ पे गया, ये पापा पे गया, दादा पे गया, दादी पे, नाना नानी मामा। तो वो कंडीशन क्या हो जाती है हमारी कि वो कंडीशन क्या, क्यों क्यों क्योंकि वो जेनेटिक फैक्टर डिसाइड करता है आपका अपीयरेंस। लाइक जब क्या होता है, इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स के समय जब जो मेल गेमेट है, जो कौन सा है हमारा मेल गेमेट, कौन सा है हमारा स्पर्म, और फीमेल गेमेट मेल गेमेट है हमारा ओवम। देन जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा जाइगोट, क्या बनता है ये हमारा जाइगोट बनता है। ये जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद में क्या होता है कि जब ये इससे जाइगोट बन जाता है तो क्या हो जाता है हमारे कि अब इस जाइगोट का जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्रोमोसोम कंटेन होता है, इसमें हमें क्या दे रखा है 23 पेयर मेल के, 23 पेयर फीमेल के, ये चीज हमारी दे रही है। देन इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है कि जब ये दोनों मिलते हैं, देखो ये चीज तो हमारे को याद रखनी है कि मेल के पास होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम, फीमेल के पास होता है एक्स और एक्स, इसके पास वाई होता है, इसके पास दोनों ही एक्स होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। जब इधर से एक एक्स मिलता है और इधर से एक एक्स मिलता है तो ये क्या बन गया, एक्स और एक्स। और इधर से जब एक वाई और इधर से एक एक्स मिलता है तो क्या बनता है, एक्स और वाई। अब एक्स और एक्स क्या डिटरमाइन करता है, कौन होगा, बेबी गर्ल होगी। और जब एक्स और वाई मिलता है तो क्या डिटरमाइन करता है, बेबी बॉय होगा। तो ध्यान रखना, जब भी किसी के घर में बच्चा होवे, लड़का होवे, तो बधाइयां बाप को मत देना, तो माँ को देना। लेकिन सेम कंडीशन है, जब अगर बेबी गर्ल हो जाती ना, तो अपने घर की जो बहुएं हैं उनको मत ताने देना कि क्यों छोरी क्यों पैदा की, छोरे की गलती है तुम्हारे, भाई क्रोमोसोम उसके पास था, उसने क्यों नहीं दिया। तो ये चीज ध्यान रखना।
इस कंडीशन में हमारे को ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज एक और हम बात करें ना कि हम कहाँ पे थे कहाँ पे पहुंच जाते हैं। ये ठीक है, न्यूक्लियस क्रोमोसोम कंटेन करता है 23 नंबर, इसके पास होते हैं 23, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बना देता है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना देते हैं। और यही चीज जो है हमारे हेल्थ को डिसाइड करती है। कितनी बार नहीं कहता है हाँ यार हार्ट अटैक आया, अच्छा उसके तो पापा को भी हार्ट अटैक, अच्छा इसको कैंसर है, हाँ उसकी मम्मी को भी कैंसर, अच्छा इस बच्चे के डायबिटीज है, इसके दादाजी को भी डायबिटीज। तो वो जेनेटिकली जब डिजीज जो है हेल्थ जो है डिटरमाइन करती है, हेल्थ स्टेटस डिटरमाइन करती है। और सेम चीज है, अच्छा ये लड़का कितना गोरा है, पेरेंट्स कितने सुंदर है, देन माई वो गोरा है। देन सेम कंडीशन आ जाती है कि लाइक अच्छा ये इतना टॉल है तो इसके फैमिली में भी सब टॉल है, इस वजह से ये टॉल है। अगर इसका हाइट शॉर्ट है देन इसके घर में भी है बहुत सारे जने शॉर्ट है, दैट्स व्हाई वो कंडीशन। नेक्स्ट में बात करूं हमारे, दिस जीन डिटरमाइन द वेरियस फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन ऑफ एज the children really strong parents of the strong body build, like these children of the parents with the high IQ level are also high IQ level, although in the every condition it is not possible because along with the genetic factors these are the same other factor also will determine the status of an individual, like these children of the parents are high IQ level। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि लाइक अगर पेरेंट्स जो है उसका आईक्यू लेवल भी हाई है तो बच्चा भी बड़ा इंटेलिजेंट। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो डिटरमाइन करती है, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अलोंग विद जेनेटिक फैक्टर देयर आर सम अदर फैक्टर डिटरमाइन स्टेटस ऑफ। सिर्फ जेनेटिक फैक्टर से ही पूरा हेल्थ का कंसेप्ट नहीं आ जाता, अलग फैक्टर्स भी हो हमारे। नेक्स्ट मैं बात करूँ सेकंड जो है एनवायरमेंटल फैक्टर, आपका एनवायरमेंट। इस थियरी को आप पढ़ो, एक बार थियरी पढ़ लेते हैं देन फिर मैं बताता हूँ नॉर्मल तरीके से। थियरी तो रटनी नहीं है, पहली चीज तो समझनी है क्या लिखी, ठीक है। रटोगे ना बीच में एक आधा वर्ड भी भूल गए, इसके बाद कौन सा वर्ड था वही खत्म, पोज लग जाएगा। लेकिन जब खुद के फ्लो में चलोगे ना कॉपियां भरेगी और जब नंबर आएंगे सुंदर सुंदर तब तुमको मजा आएगा कि अच्छा हुआ मैंने रटा नहीं। देन सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर की मैं बात करूं, अलोंग विद दिस जेनेटिकल फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर आल्सो इन्फ्लुएंस द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। Everything found in an individual surrounding affect his health. Environmental factor are extrinsic factor and these include the three components। है ना, जेनेटिकल फैक्टर के बाद में अलावा भी जो है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है वो भी हेल्थ के जो स्टेटस है उसको इन्फ्लुएंस करता है। एवरीथिंग फाउंड इन सराउंडिंग अफेक्ट हिज हेल्थ। एनवायरमेंटल फैक्टर आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ये जो एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है इसका मतलब क्या होता है, एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, दूसरा होता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, तीसरा सोशल एनवायरनमेंट होता है। ये तीन तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर जो है हमारे को डिसाइडेड होते हैं। फिजिकल फैक्टर, देन दूसरा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तीसरा है सोशल एनवायरनमेंट, ये तीनों चीजें। एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट फाउंड इन एन इंडिविजुअल सराउंडिंग लाइक एनिमल्स, trees, microorganisms, air, water, radiation, soil, social tradition determine the health of an individual if these are the factors promoting the health of the helpful for prevention of disease and promotion of health। देखो सबसे पहले मैं इसके मेरिट्स की बात करूं कि जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है ना, पानी अच्छा है, जहाँ की मिट्टी अच्छी है, जहाँ का आपको लाइट अच्छी है, वहाँ आपको देखना कि बहुत हेल्दी आप रहते हो, आपका लाइफस्टाइल जो है वो 5 साल बढ़ जाती है, लाइफ जो है आपकी 5 साल आयु आपकी 5 साल बढ़ जाती है। लेकिन सेम कंडीशन ऐसी आती है हमारे सोशल ट्रेडिशन के अंदर कि सोशल ट्रेडिशन में क्या आती है हमारे, सोशल ट्रेडिशन का मतलब है आपके घर में जो है किस प्रकार का ट्रेडिशन है, आप पर्टिकुलर जिस कास्ट में हो उसमें आपको क्या सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, ये सारी चीजें। इन केस कितने जगह ऐसा होता है, जैसे मैं अभी हमारे इंडिया को छोड़ के बाहर देश की बात करूँ, अरब देशों में क्या होता है कि जो वुमेन्स होती हैं वो पूरे बुरखे के अंदर ढकी रहती है जब भी बाहर निकलते हैं और घर के अंदर बंद रहते हैं। तो उस कंडीशन में उनको जो है सनलाइट नहीं मिलती। जब पर्टिकुलर पेशेंट पर्सन के पास में सनलाइट नहीं होती ना तो क्या होता है वहां पे उसको, जब सनलाइट नहीं मिलती आपको तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है वहां पे कि बोन डिफॉर्मिटीज, विटामिन की कमी हो जाती है, बोन डिफॉर्मिटी, विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की कमी होती है, सॉरी, सनलाइट की वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है और उसकी वजह से आपको जो है सही चीजें देखने को मिलती है। देन हम बात करते हैं कि लाइक बोन डिफॉर्मिटीज
अब हमारे यहाँ से बात करूँ मैं तो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ट्रीज, जितने पेड़ लगाओगे उतने सुखी रहोगे। एनिमल्स वगैरह भी आपके डिसाइड करते हैं, गाय हुई वो रखो घर पे। लेकिन अगर आपके घर आपने डिफोरेस्टेशन कटा दिया, वनों का कटाव कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल डिजास्टर होने के चांसेस है, वो हेल्थ को डराएगी। रेडिएशन जो आजकल यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा फैल रही है, क्योंकि ओजोन लेयर का जो वो छिद्र है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से रेडिएशन कैंसर के केसेस कितने हो गए हैं। लाइक पहले, आज से 10 साल पहले तो रेयरली किसी पेशेंट को कैंसर होता था, और आजकल तो गलियों गलियों में पेशेंट है कैंसर। इसके अलावा सोशल ट्रेडिशन के अंदर देखो क्या होता है ना, अगर इंडिया में बात करें तो पर्टिकुलरली कि आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे रोक टोक रहती है, तो वो फिजिकली और मेंटली दोनों डिप्राइव रहती है, चाहे विमेन हुए चाहे मेन कुछ भी हुआ है, तो वो सारे जो है वो ऐसे डिप्राइव रहते हैं, तो वो कंडीशन एक तो उसको करती है। लेकिन अगर ये सब चीजें अच्छी हैं, ट्रेडिशन कितनी जगह के कस्टम्स भी बहुत अच्छे होते हैं, पर्टिकुलरली आप हर चीज को सेलिब्रेट करते हो, पर्टिकुलरली आप जो है अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, सोशल गैदरिंग अच्छी है, जैसे सोशल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है, तो वो सारी चीजें भी आपके हेल्थ को प्रमोट भी करती है, डिमोट भी करती है, दोनों चीजें करती है। ये चीज हमारे को ध्यान। तीसरा था लाइफ स्टाइल, सबसे इम्पोर्टेंट। चलो एक बार थ्योरी पढ़ लें। लाइफ स्टाइल ऑल्सो डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। लाइफ स्टाइल मीन्स द पीपल्स वे ऑफ लिविंग। इट इंक्लूड द फूड पैटर्न, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, हैबिट, कस्टम एंड ट्रेडिशन, etc. If people's lifestyle is healthy, promoting, then it will be helpful for the promotion of physical, mental, social and spiritual. कहने क्या दे रखा है लाइफस्टाइल की। अगर मैं बात करूं लाइफस्टाइल का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर आपकी जो है हैबिट्स, कस्टम्स और ट्रेडिशन नॉर्मल तरीके से आप किस प्रकार से रह रहे हो ना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू लाइज, मैन मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी आप अर्ली बेड में जा रहे हो, अर्ली आप जो उठ रहे हो, तो ये कंडीशन में आप जो है हेल्दी रहते हो। इसके अलावा अगर आपका अपना जो पर्टिकुलर रूटीन है वो स्केड्यूल फिक्स है तो अच्छा है, नहीं स्केड्यूल ही फिक्स नहीं है, मर्जी है जब खा रहे हैं, मर्जी है जब नहा रहे हैं, जब मर्जी आ रही है पड़े हैं, जब मर्जी आ रही है उठ रहे हैं, मर्जी आ रही है सो रहे हैं। अगर आपका एक स्केड्यूल फिक्स नहीं है ना, तो पर्टिकुलरली आगे जाके आपको पक्का और पक्का जो है डिजीज। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है हमारे को कि आपका जो फिजिकल और मेंटल स्टेटस है बॉडी का, जल्दी उठो, 20 मिनट एक्सरसाइज करो। इसके अलावा अपने हेयर और स्किन का ध्यान रखो, बहुत जरूरी है। ये पर्टिकुलरली जो है लाइफस्टाइल में आपको होना चाहिए। हेल्दी खाओ, रोज बाहर का मत ठूसो। ये चीजें जो है 4-5 ऐसी चीजें होती है जो आपके हेल्थ को प्रमोट करती है, आपके हेल्थ को प्रमोट करती है। तो इस कंडीशन में आपको जो है ये चीजें सब ध्यान रखनी होती है। लाइफस्टाइल जो है वो भी हमारी चीज को, हेल्थ को डिप्राइव्ड कर देती है, उल्टा सीधा कर देती है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि लाइफस्टाइल अगर हेल्दी नहीं होगी तो हार्ट डिजीज होगी। मान लो आप बहुत सारा बाहर का चीज और बहुत सारा जो है जंक खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है ना कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ जाता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाके एथेरोस्क्लेरो ब्लड वेसल्स में जमा होके एथेरोस्क्लेरोसिस कर देता है, जिसके अंदर हमारी जो आर्टरीज है वो छोटी हो जाती, नैरो हो जाती, हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन होने की चांसेस हो जाती हैं, और हार्ट डिजीज हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी हो जाती है। दूसरा है डायबिटीज, शुगर का लेवल भी हमारा ज्यादा दारू वगैरह पी लो तो तुम्हारा पेनक्रियास खराब हो जाएगा, पेनक्रियाटाइटिस जो हो गया, और उसके कारण जब पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया, पेनक्रियाटिक कैंसर बड़ा दुखदाई है, वो हो गया तो इंसान के होश उड़ जाता है। तीसरा है वेरियस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज, वेरियस जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है वो हो गई आपको, या फिर किसी प्रकार का कोई कैंसर हुआ या ओबेसिटी हुई, तो ये सारी कंडीशन में भी हमारे को। एग्जाम्पल ऑफ फॉल्टी लाइफस्टाइल का मतलब क्या हो जाता है, च्युइंग टबैको, स्मोकिंग, यूज ऑफ अल्कोहल, इंजेशन ऑफ हाई फैट डाइट, lack of exercise, lack of personal and environmental hygiene, inadequate sleep, ये सारी कंडीशन तो हमारे फॉल्टी लाइफस्टाइल के अंदर है। यानी कि आप तंबाकू खा लो, स्मोकिंग करो और अल्कोहल का यूज करते हो, इंजेक्शन ऑफ हाई फैट डाइट का मतलब है चीज वगैरह, ये जो तेल से बने हुए तले गले जो खाते हो। लेक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तो नाम मात्र के करते हो। लेक ऑफ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन,
सबसे ज़रूरी खुद को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। हाथ टाइम पे धो, मुँह टाइम पे धो, ब्रश करो, नहाओ रोज़। ये सही कंडीशन जो है पर्सनल हाइजीन में आती है। एनवायरमेंटल जहाँ रह रहे हो वहाँ पे आस-पास साफ-सफाई रखो, ताकि आपका मेंटली आप से खुश रह सको। इनएडिक्वेट स्लिप जो है कि लाइक आप मर्ज़ी आ रही जब सो रहे हो, मर्ज़ी आ रही जब कंडीशन के अंदर भी जो है आपको क्या कहते हैं डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं। देन मैं बात करूँ आपसे किसकी सोशल कल्चरल फैक्टर के अंदर क्या आ जाता है दिस इंक्लूड द वेरियस कस्टम एंड ट्रेडिशन फाउंड इन सोसाइटी। उस सोसाइटी में जो अलग अलग कस्टम और ट्रेडिशन आते हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं सोशल कल्चर फैक्टर कहते हैं। इसमें क्या आता है हेल्दी लिविंग प्रमोटिंग ऑफरिंग सिगरेट टबैको एंड अल्कोहल टू द गेस्ट। लाइक आपके घर में हम जैसे हम देखते हैं कि किसी के पर्टिकुलर शादी होती है तो वहाँ पे मनवार के लिए जो है अल्कोहल वगैरह रख देते हैं। नहीं होता है तो फिर जब किसी के कोई मर जाता है तो ये चीज लगती है कि सिगरेट बीड़ी और तंबाकू वगैरह वहाँ पड़ी रहती है कि आप लो। तो ये चीज क्या आप उसको कहना चाह रहे हो कि अगला नंबर आपका ही है? आपको उस समय ध्यान रखना है कि ऐसे हमारे को कोई कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि जो पेशेंट है इंसान है उसको आप और अनहेल्दी करो। वो आपसे मिलने आया ना आप उसको कह दो कि ले भाई तंबाकू का ले भाई तू तो रेड पिल तो कंडीशन में आपको ये ऐसी कोई चीज नहीं करनी। दूसरी चीज आती है हमारे कोलेस्ट्रॉल नहीं पिलाना बच्चे को। कितनी कंडीशन हाँ ये चीज 3 जगह मतलब सॉरी 3 दिन तक हमारा जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क है वो मदर के ब्रेस्ट से आता है आफ्टर द फर्स्ट 3 डेज ऑफ चाइल्ड बर्थ। जब बच्चा जन्मता है जब से लेके 3 दिन तक जो है ब्रेस्ट से कोलेस्ट्रॉल आता है। वो कहते हैं कि ये बड़ा अपवित्र दूध है, बल्कि सबसे ज्यादा आईजीएम आईजीए एंटीबॉडीज होती है। और जब आप बच्चे को बेबी को वो फीड कराते हो ना उसको पैसिव इम्यूनिटी की कितनी बार जरूरत ही नहीं पड़ती। It's a very healthy milk for the baby. It's a very beneficial, very advantageous and very merit. ये तो आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट आता है हमारा डू नॉट गिव द पपाया टू द प्रेग्नेंट मदर बिकॉज ऑफ फियर ऑफ अबॉर्शन। क्या आप उसको पपाया मत खिलाओ क्योंकि अबॉर्शन हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हैं जो कि सोशल कस्टम ताबूज में बनाए हुए हैं, उनको माना जाता है। देन हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की। न्यूट्रिशन क्या है हमारे वेल बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी लिविंग। दिस टाइप ऑफ डाइट इज हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ वेरियस डिजीज प्रमोशन हेल्थ disease and the excess of one or more diet may cause illness of health। इसके अंदर क्या दे रखा है वेल बैलेंस डाइट इज एसेंशियल फॉर हेल्दी यानी हेल्दी लिविंग के लिए जो आपको डाइट जो है वेल बैलेंस दिस टाइप ऑफ डाइट इज हेल्पफुल फॉर प्रिवेंशन ऑफ वेरियस डिजीज। आपकी जो वेरियस डिजीज होती है बॉडी के अंदर उससे प्रिवेंट करती है इस प्रकार की डाइट जो वेल बैलेंस होती है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जिसमें प्रेजेंट होते हैं और आपकी हेल्थ को जो है वो प्रमोट करती है। अगर एक या एक से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती तो डिजीज प्रोड्यूस कर देती। कैसे एग्जांपल में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी स्कर्वी हो जाएगा। याद रखना ये विटामिन जब आप न्यूट्रिशन में भी पढ़ोगे तो याद रखना सी फॉर स्कर्वी। स्कर्वी सी और स्कर्वी में भी सी आ रहा है और इसमें एक्सेस इनटेक ऑफ द फैट इन डाइट में कॉज हार्ट डिजीज। हमने अभी 10 पढ़ा था। डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल्स और वाटर प्रॉपर पोर्शन में होता है तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन याद रख लें। ये सारे अमाउंट अगर जो है वो फिक्स है तो हमारी जो है डाइट बैलेंस्ड है। देन आता है इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर के अंदर की लाइक आपका ग्रोस नेट प्रोडक्शन डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड। लाइक आप कितना कमा रहे हो क्या कमा रहे हो आपकी जो है वो सारी चीजें जो है वो आपकी क्या डिसाइड करती है आपका लिविंग स्टैंडर्ड डिसाइड करती है लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल जो है वो कि आप किस प्रकार से हेल्दी हो या नहीं हो। अब जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हो नहीं जीते हो। लाइक अगर आज मेरे पास पैसे हैं तो मैं अच्छा से अच्छा हेल्दी फूड खाऊंगा, अच्छे से अच्छे जगह रहूंगा, लाइक अपनी पर्सनल और मेंटल हाइजीन को मेंटेन रखूंगा, अपनी हॉबीज वगैरह फॉलो करूंगा। ये सारी चीजें जब होगी तो वो किससे होगी फाइनेंशियली होगी, ये नहीं तो कुछ नहीं। तो इस कंडीशन में हमारे को ये ध्यान रखनी है कि हमारे को जो है किस प्रकार से रहना है वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्वालिटी ऑफ लाइफ को दर्शाती है। कितने जो लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं तो भी वो
फिट रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये एक तरह से कंसेप्चुअल भी है और एक तरह से सही बात भी है, क्योंकि सर पैसे कमाने ही आ रहे हो आप तो और ऐसी बातें कर रहे हो। तो हाँ, वो ही होता है कि आपको ध्यान रखना होता है सर। दूसरा है न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए, लिविंग डेली अच्छे आप परचेज़ जो है वो खरीद पाते हो कि लिविंग डेली डेली लिविंग पाते हो। और एजुकेशन जो है चिल्ड्रन को वेल रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में भी आप ऐसी जो अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा पाते हो, तो ये सही चीज़ें आ जाती हैं। आजकल तो विद्या बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होगा हर चीज़ का तो आपको सब कुछ आता है। दिस ऑल इम्प्रूव दियर लिविंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड हुआ, आपकी लाइफ की जो क्वालिटी हुई, हेल्थ का जो स्टेटस हुआ, ये सही। देन मैं बात करूँ हेल्थ सर्विसेज की, तो हेल्थ सर्विसेज का मतलब क्या है? इफ द हेल्थ सर्विसेज व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द पीपल आर एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड बेस्ड ऑन द लेटेस्ट टेक्निक्स, देन दिस टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज आर हेल्पफुल फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड द प्रोविजन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। यानी कि क्या होगा, आप पर्टिकुलरली अगर एक्सेसिबल रहोगे, अफोर्डेबल रहोगे और बेस्ड ऑन द लेटेस्ट टेक्निक पे जब आप खड़े रहोगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज आप प्रोवाइड करा पाओगे, इसके अंदर आपको प्रिवेंशन ऑफ डिजीज जो है, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ मिलेगा। ये सारी चीजें हेल्थ सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड, अगर आपको पर्टिकुलर अच्छी जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उन सब में अगर पर्टिकुलरली आपका ध्यान है, आप हो, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। देन मैं बात करूँ नेक्स्ट हमारे कितने फैक्टर अदर कौन-कौन से होंगे, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, रूरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हमारे इसमें आते हैं। देन देखो क्या है, एजुकेशनल, अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपकी एजुकेशन अच्छी है, देन इसका मतलब आपका जो जीने का तरीका है वो अच्छा है, आपको पर्टिकुलर सब चीज़ें के बारे में नॉलेज है कि मैं ऐसा करूँगा तो अनहेल्दी होऊँगा, ऐसा करूँगा तो हेल्दी रहूँगा। तो आप पर्टिकुलरली उसी चीज़ में जाते हो। एक पढ़े लिखे इंसान को देखना और जो एक बिल्कुल ही इलिटरेट भी है और ऐसा इलिटरेट है जिसको अपनी हाइजीन का भी मेंटेन नहीं है, तो वो सही चीज़ें का आप देखना, दोनों के बीच का डिफरेंस पैरामीटर आपको पता चले। दूसरा इंडस्ट्रियल फैक्टर भी अलग-अलग इंडस्ट्रियल फैक्टर जो है वो भी डिटरमाइन करते हैं। रूरल फैक्टर ज़्यादातर रेदर देन अर्बन, अर्बन में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं लेकिन रूरल में ज़्यादा नेचुरलिटी होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। और पॉलिटिकल फैक्टर आता है, पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब आ जाता है हमारे कि पॉलिटिकली जो आपका क्या चल रहा है सिचुएशन, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल सिस्टम है वो तो एक तरीके से, तो उनमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है डिजीज के बारे में। द टर्म ब्रॉडली रेफर टू द कंडीशन अल्टर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है, अगर उसको कोई चीज जो है वो कंडीशन जो है अल्टर कर देती है, डगमगा देती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं डिजीज। इफ एनी केसेस टर्म्ड एज सच एज illness, the morbidity, disease, and the disorder are used interchangeably. Illness हुआ, morbidity, not mortality, morbidity और disorder या disease, ये चारों वर्ड है, किधर भी आ जाता है, illness भी दे सकता है, disease, mortality, morbidity और क्या कहते हैं डिसऑर्डर, ये इंटरचेंजेबल है, किसी भी समय किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये कंडीशन होती है। देन नेक्स्ट चीज हमारे क्या लिख रखी है हमारे, इन दिस कंडीशन ड्यूरिंग स्टेज फिजिकल, मेंटल और सोशल फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा इन दिस कंडीशन द वेरियस स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड साइंस आर फाउंड इन बॉडी। अगर जब कोई डिजीज होगी तो उस समय आपके इस कंडीशन में अलग अलग सिम्टम्स और साइन देखने को मिलेंगे, जस्ट अपोजिट टू द हेल्थ, जो कि हेल्थ है कि आज मैं एकदम स्माइल कर रहा हूँ, कल मेरा एकदम मुंह डल हो गया, आज मैं एकदम स्ट्रेट खड़ा हूँ, कल मैं ऐसा हो गया। तो ये डिसीज करेगा, नहीं नहीं आज तो तुम्हारा बहुत सुस्त सुस्त लग रहे हो, यानी कुछ तो हुआ है। तो ये कुछ तो हुआ है, कंडीशन कौन डिसाइड करती है, डिजीज डिसाइड करती है कि आप में। देन इसके अलावा आता है हमारे हेल्थ डिनोट द परफेक्ट हार्मनी एंड द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड द ऑर्गन्स सिस्टम्स, वेयर एज द डिजीज द डिसहार्मनी एंड डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वन एंड सिस्टम। हेल्थ जो है वो डिनोट क्या करती है, हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है कि पीस, यानी शांति, खुशी, ये सही चीज है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी ऑर्गन, बॉडी के जो ऑर्गन है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग हुआ। इसके अलावा द सिस्टम हुआ वेयर द डिजीज द डिसहार्मनी एंड डेविएशन, पर्टिकुलर डेविएशन वगैरह हुआ या डिसहार्मनी इन कंडीशन में। और नॉर्मल फंक्शन जो होता है वन और मोर बॉडी सिस्टम, एक या एक से ज्यादा जो बॉडी सिस्टम है उसके अंदर सही चीजें नोट कर, ये हमारा पूरा डिजीज का जो है एक तरीके से है। नॉर्मल से इतना सा याद रखना है,
नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो स्टेट होती है वो जो है अल्टर हो जाती है तो उस चीज को डिजीज कहते हैं, और जहाँ डिजीज की वहाँ साइंस एकदम सा मार्ग होता है। दैट्स इट। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, a condition of a body or some part of the organ of the body which function are disturbed and dearranged, फंक्शन जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और डीअरेंज हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बॉडी के किसी भी ऑर्गन की कंडीशन को डिजीज कहते हैं, या फिर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट के साथ में माल एडजस्ट कर लेता है, उस चीज को डिजीज कहते हैं। क्या पर्टिकुलरली अपने बिहेवियर से चूक रहे हो आप, अपनी पर्टिकुलरली जो फंक्शन है उससे चूक रहे हो, आपके स्ट्रक्चर से चूक रहे हो, बिहेवियर से चूक रहे हो मीन्स अल्टर्ड हो रहे हो, तो ये सही कंडीशन कहलाती है हमारी डेफिनेशन ऑफ डिजीज। इसके हम बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, कैसे पता करोगे कि पर्सन में कोई ना कोई डिजीज है। उसको सबसे पहले अगर फिजिकली इलनेस के अकॉर्डिंग देखें तो उसको भूख कम लगेगी, एपेटाइट कम होगा उसका, जिसको हम एनोरेक्सिया भी कहते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट को। ये जैसे हम फीवर को पायरेक्सिया कहते हैं, इसको हम एनोरेक्सिया। दूसरा आता है नोजिया और वॉमिटिंग, यानी कि नोजिया का मतलब यहाँ पे नोजी आना नहीं का, जी घबराना, जी मचलना, उसको नोजिया कहते हैं। तीसरा वॉमिटिंग, उल्टियां हो जाती है। डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन होने के चांसेस है। वेट गेन हो जाता है या फिर वेट कम हो जाता है। थायराइड में तो वेट बढ़ जाता है, और कोई पर्टिकुलर सिचुएशन होती है टीबी वगैरह उसमें घट जाता है। टेकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया हो जाता है। टेकीकार्डिया का मतलब होता है आपका पल्स प्रेशर जो है वो मोर देन 100 चला गया। ब्रेडीकार्डिया का मतलब होता है कम हो गया 60 से। देन हमारा, हाँ हाँ हाँ, टेकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया आपका 50/100 का पल्स नॉर्मल होती है 72 वैसे तो बीट पर मिनट, लेकिन जब 100 से ज्यादा बीट चली जाती है टेकीकार्डिया, और ब्रेडीकार्डिया यानी 60 से कम। देन हाइपरसोमनिया, इंसोमनिया। इंसोमनिया का मतलब होता है लेक ऑफ स्लीप, और हाइपरसोमनिया ज्यादा ही सो रहे हो। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना। बॉडी एक का मतलब होता है बॉडी में पेन होना। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी होती है यानी सांस लेने में दिक्कत आती है, हम डिस्निया कहते हैं। नेक्स्ट है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब होता है अपच, ये सही कंडीशन। देन हम बात करते हैं रिटेंशन ऑफ इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, या तो रिटेंशन ऑफ इनकॉन्टिनेंस, यानी कि आपसे आपको वॉशरूम जाना है, टॉयलेट आया है, अब वो टॉयलेट रुक ही नहीं रहा है, या फिर इतना जोर से आ रहा है तो भी बाहर नहीं आ रहा है कंडीशन। के अलावा एपेथी, यानी आपको चीजों से ना इतना लगाव नहीं रहता, अरे वाह यार होगा, चिड़चिड़ा मूड हो जाता है। फटीग यानी थकान हो जाती है। फटीग का दूसरा नाम लेथार्जी भी होता है। देन प्रेजेंस ऑफ एनी एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी ऑफ बॉडी। बॉडी के अंदर जो है फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल जो है किसी प्रकार का कोई एब्नॉर्मलिटी आ जाती है, और उस चीज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली आ जाती है वो, उस चीज को हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ एनी एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी ऑफ बॉडी। बॉडी के अंदर किसी प्रकार की फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, उस कंडीशन में भी जाती है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग हो जाती है तो वो चीज कहलाती है डिजीनेस, का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। इसके अलावा वर्टिगो, चक्कर आना। प्रेजेंस ऑफ सीजर, सीजर यानी कि तान वगैरह जो आती है, शॉक लग जाता है पेशेंट को, जो ट्रेमर्स आते हैं वो। रिस्ट्रिक्शन ऑफ नॉर्मल मूवमेंट, नॉर्मल जो मूवमेंट होते हैं वो करने में, लाइक हाथ उतारे और एकदम से या पाँव उठाया, चलने में दिक्कत, बैठने में, उठने में दिक्कत, तो ये वो नॉर्मल मूवमेंट होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करता है। देन हम बात करते हैं फीचर फाउंड इन मेंटली इल पर्सन। मेंटली इल पर्सन में क्या होते हैं, अभी फिजिकली की बात किया, मेंटली की बात करेंगे। सबसे पहले माल एडजस्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सिचुएशन, आपसे कोई मजाक कर रहा है, चिढ़ में, अरे यार तूने मेरे को ऐसे कैसे किया, अरे तूने मेरे को
वो चीज़ हुई, या आपके सामने कोई पर्टिकुलर फ़ियर आ गया तो उसमें घबरा गए, एंग्ज़ायटी का अटैक आ गए, एग्जर्शंस ज़्यादा हो गए, डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करना नहीं आ रहा। या फिर पर्टिकुलरली आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको किसी ने ज़ोर से डाँट दिया तो आप रो रहे हो, डिप्रेशन में चले गए, अरे नहीं मेरे को कैसे वो चीज़ें कहलाती है हमें माल एडजस्ट, कि आप एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हो उस सिचुएशन। दूसरी चीज़ है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं, अरे यार मैं ऐसे कैसे कर सकता, नहीं कैमरे के सामने कैसे पढ़ाऊँ मैं, नहीं पढ़ा सकता, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो वो चीज़ जो है हमारी क्या कहलाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सेल्फ सेल्फ इवैल्यूएशन की कैपेबिलिटी नहीं रहती कि नहीं यार मैंने तो ये सही किया, नहीं नहीं मैंने तो ये करा बहुत सही किया, नहीं आपने सही नहीं किया। किसी चीज को ध्यान रखो कि आपको पता होना चाहिए जहाँ मैं गलत हूँ वहां मैं गलत हूँ, एक्सेप्ट द सिचुएशन। तो खुद को इवैल्यूएट ही नहीं कर पाते, क्या ये चीज मैंने सही की, क्या ये चीज मुझे कहनी चाहिए थी, क्या ये चीज मैंने सही बोली, तो ये चीजें। देन दूसरी है सेक्सुअल इमेच्योरिटी होती है, सेक्सुअली इमेच्योर रहते हो। इमोशनल अनस्टेबिलिटी, आप अनस्टेबल रहते हो इमोशनली, लाइक आपको बात बात पे रोना आ जाता है, बात बात पे आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ये सारी कंडीशन। प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म का अंदर जो है प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म आपको देखने को मिलता है। इनएबिलिटी टू सिलेक्शन ऑफ लाइफ गोल, गोल क्या है आपको लाइफ में क्या करना है उसमें आप सेलेक्ट करने में इनेबल रहते हो। डिससेटिस्फिकेशन ऑफ चीफ वर्क, डिससेटिस्फिकेशन इन चीफ वर्क, आपका जो काम है उसके अंदर जो है आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसमें आप डिससेटिस्फाइड रहते हो। इनएबिलिटी टू मीट द डिमांड ऑफ लाइफ, आपके जो काम है आपके जो डिमांड है कि नहीं मेरे को ये चाहिए, ये मुझे करना ही करना है, उस समय आपकी स्केड्यूल बना लिया, आप बिल्कुल टाइम टेबल रेडी, और आप बिल्कुल ढीले पड़ गए अगले दिन, यार मेरे से तो मैं तो नहीं, ये कंडीशन आ जाती है। मतलब समझ जाना, अगर तुम पढ़ने में ना जोर कर रहे हो तो तो तुम ये चीज ध्यान रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारी इनएबिलिटी टू मीट लाइफ, हो गया ये। डिसओरिएंटेशन रिगार्डिंग द टाइम प्लेस एंड पर्सन, पर्सन का जो है चाहे आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जाना है, जगह जाना है, 9 बजे पहुंच रहे हो 10:30 बजे, ये कंडीशन। प्लेस कि आपको पता ही नहीं है कि मेरे को किस जगह जाना है, डिसोरिएंटेड हो मतलब सुव्यवस्थित नहीं हो। पर्सन है वो आपसे बोल रहा है, आपका किसी से अच्छा रिलेशन है, बात बात पर फिर भी आप उससे झगड़ रहे हो, लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, सामने वाला आपको फुल्ली आपको पर्टिकुलर सब बता भी रहे हैं, देन भी आप उसको यकीन नहीं कर रहे हो, तो आपकी मेंटली आप इल हो गई। It is not necessary that all the features are found in one disease person, the presence of one or more features that the person is subject to many diseases. सारे के सारे होना एक ही में जरूरी नहीं है, एक दो भी होता है। मान लो कि मैं बात करूं कोई पेशेंट है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, और दूसरा उसके अंदर जो है क्या कहते हैं इनएबिलिटी टू डिमांड लाइफ है, ये दो होंगे तो भी चलेगा, ये दो होंगे तो भी चलेगा, ये दो होंगे ये दो होंगे तो भी चलेगा। जरूरी नहीं है एक या दो, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन इनमें से होते हैं। लाइक ऐसा नहीं कि एक डिजीज है उसमें सारे लिखे हुए हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट मैं बात करूं टाइप ऑफ डिजीज, कितने प्रकार से डिजीज हो सकती है। पैथोजेनिक होती है जो कि आपके जो डिजीज पोर्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। फिजियोलॉजिकल होती है जो बॉडी के अंदर ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण होती है। डेफिशिएंसी किसी पर्टिकुलर एंजाइम, हार्मोन, दवाई खाने में जो न्यूट्रिएंट है उनकी कमी के कारण हो जाए। हेरिडिटी जेनेटिकल फैक्टर हमने बात की थी। Pathogenic, the disease are caused by the microorganisms found in the environment, environment में found होते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस से हमारे क्या हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाती है। टिटनेस जो है क्लोस्ट्रिडियम टिटनेस से होती है। ये सारी जो कंडीशन है ये हमारी होती है। देन पोलियो जो है वो पोलियो वायरस से कोज हो जाता है। ये सारा जो है हमारा क्या कहलाता है, पैथोजेनिक कहलाती है, पैथोजन के थ्रू होने। पैथोजन का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा फिजियोलॉजिकल डिजीज की। फिजियोलॉजिकल डिजीज क्या आ जाता है कि ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी, फॉर एग्जांपल द ह्यूमन रिस्पांसिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन फ्रॉम द बॉडी। ये जो होती है ये क्या होती है हमारी, तो यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, क्रिएटिनिन सारी जो बाहर निकलती है ना, उसके थ्रू अगर किसी प्रकार से कुछ हो जाए कि होता है ना, डिस्टरबेंस होता है, अगर इनमें किसी प्रकार से एबनॉर्मलिटी आ जाएगी तो इनकी नॉर्मल वैल्यू, लाइक अगर बॉडी में क्रिएटिन की वैल्यू बढ़ गई, यूरिक एसिड की, यूरिया की बढ़ गई, तो आप समझ जाओ भाई उसको किडनी डिजीज है, क्योंकि किडनी का काम क्या है, यही सब काम होता है,
खाना नहीं पच रहा है, समझ जाओ HCl की कुछ प्रॉब्लम है, खाना जलन कर रहा है अंदर जाके, यानी HCl की जो मात्रा है वो ज्यादा हो गई है बॉडी के अंदर। तो ये सारी सिचुएशन जो है हमारी इसमें आती है। द कंडीशन ऑफ रीनल फेलियर जस्ट लाइक द हार्ट इज अनेबल टू पम्प इनफ ब्लड टू मीट द वेरियस मेटाबॉलिक नीड, बॉडी के जो वेरियस मेटाबॉलिक नीड होती है उसके अंदर वो नहीं पहुंच पाता है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपको क्या देखने को मिलती है, so this condition is termed as renal failure. Just this heart is unable to pump enough blood. Heart जो है enough blood जो है पंप करने में अनेबल रहता है, अपनी मेटाबॉलिक जो नीड है वो करने के अंदर जो है वो अनेबल रहता है। दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज हार्ट फेलियर, तो जो है हम हार्ट फेलियर कहते हैं। मतलब हाँ, अलग अलग सिचुएशन होती है। और भी अगर हम देखें कि कोई बात करें कि अगर क्या बोलूँ मैं, अगर किसी के ब्रेन में कोई लीजन्स हो गए तो वो चलने फिरने में दिक्कत आती है, पैरालिसिस, अलग अलग सिचुएशन है। कहने का मतलब है अगर कुछ हो गया तो उसकी वजह से आपको डिजीज होगी। किडनी में कोई बीमारी हो गई तो किडनी में कोई फंक्शन की बीमारी हो गई तो फिजिकली आप डिजीज हो जाएगी। डेफिशिएंसी के बारे में बात करूंगे तो स्कर्वी से अभी हमने पढ़ा है, ये होते हैं विटामिन ए, नाइट बाइलनेस, केरेटोमिलेटिस, बिटर स्पॉट हो सकते हैं। रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी की वजह से। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वही मैंने जो अरब वुमन के जो बुरखे में रहती है जिसको विटामिन डी की कमी होती है, सनलाइट से विटामिन डी मिलता है वहाँ, तो ये चीज ध्यान रखना। और अनीमिया अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड, आयरन हुआ या फोलिक एसिड हुआ उनसे वो कमी के कारण ये सब चीजें। देन मैं बात करूं आपसे किसके टाइप ऑफ डिजीज। देन चौथा आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या हो जाता है हमारे कि दिस ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे हीमोफीलिया हुआ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, सेम चीज है। डायबिटीज हुई या सिजोफ्रेनिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। स्किज़ोफ्रेनिया होता है स्प्लिट ऑफ माइंड, यानी पर्सन को लगता है डिल्यूजन में जीता है वो जो आप साइकाइट्रिक में पढ़ोगे। मेनिया हो सकता है, मैनिक साइकोसिस या मैनिक डिप्रेशन वगैरह हो सकता है, ऑर्डर में आती है। Then beside the classification decided as the classified into communicable disease and non-communicable disease, इन सब के अलावा जो है वो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में जो है वो डिफाइंड रहती है कि भाई कौन सी जेनेटिकल होती है कौन सी नॉन जेनेटिकल होती है, ये भी हमारी जो है इस क्लासिफिकेशन में रहती है। देन हम कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या हो जाता है कि the disease which can transmitted from one person to another are termed as communicable disease. Example of communicable disease are tuberculosis, cholera, acquired syndrome जो एड्स है, acquired syndrome immunodeficiency और टाइफाइड फीवर। ये चारों जो है कम्युनिकेबल के एग्जाम्पल्स हैं कि लाइक अगर आप खांस रहे हो, टीबी वाले पेशेंट आपके सामने खांस गया तो आपको टीबी होने के चांसेस है, कोलेरा हो सकता है, एड्स के चांसेस है, ब्लड इन्फेक्टेड में हो सकता है। इसके अलावा टाइफाइड फीवर भी जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड पिकोरल रूट के थ्रू हो सकता है। दूसरा नॉन जो कम्युनिकेबल डिजीज आती है जिसके अंदर आता है हमारे the disease which do not transmitted from one person to another are termed as non-communicable। जिसमें आता है जैसे रीनल फेलियर है तो आप अगर उसके पास जाते हो तो आपको नहीं होगा, कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर नहीं होगा। अगर कोलीलिथियासिस है, लिथियासिस गोल ब्लैडर का दूसरा याद रखना, कोलीलिथियासिस। वेरियस टाइप ऑफ कैंसर हुआ या फिर ना पेप्टिक अल्सर हुआ, फ्रैक्चर हुआ, जॉइंट डिसलोकेशन, तो ये जो कंडीशन है अगर आप पेशेंट के पास जाओगे तो आपको नहीं होगा, वो पर्टिकुलर ऐसी डिजीज नहीं है, तो ये ऐसी डिजीज नहीं छूने से या बोलने से या बात करने से उसके अड़ने से फैल जाएगी, नहीं। देन हम कुछ थियरीज की बात करते हैं जिसमें सुपरनैचुरल, मैथमेटिक, ये थ्योरी याद रखना, थ्योरी कंसेप्ट, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन पूछते हैं। सुपरनैचुरल थ्योरी, मैथमेटिक थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स ऑफ थ्योरी, मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन थ्योरी, वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी, ये सारी जो थ्योरियां हैं आपको उसमें कैसे क्या देखने को बात करते हैं। सुप्रानेचुरल थ्योरी की, सुप्रानेचुरल थ्योरी जो होती है वो क्या होती है हमारी कि द सुप्रानेचुरल थ्योरी इज डिफाइंड एज capable to explain by the science relating to the god, ghost and the other supernatural forces। यानी कि क्या हो रहा है, सुप्रानेचुरल थ्योरी जो हो रही है इसमें पेशेंट को क्या लगता है कि भगवान आज हमसे नाराज हैं तो उसकी वजह से जो है हमारे को, हमारे ऊपर जो है उन्होंने ताप दे दिया है या हमारे ऊपर वो उग्र है, इस वजह से मुझे
पर्टिकुलर डिजीज हो रही है, या घोस्ट यानी कि मेरे पे तो किसी भूत का साया चढ़ गया है, या फिर किसी अलग जो सुपरा नेचुरल फोर्सेस है, यानी कि जो दिव्य शक्तियां हैं, उनके दैविक शक्तियों ने मुझे घेर लिया है, तो उसको ऐसा लगता है। तो फिर वो स्पिरिचुअल फोर्सेस होता है। ये एंशियंट पीरियड में, जो प्राचीन काल में, आज में हम देखते नहीं, कहते हैं कि बाबू जी के यहाँ ले जा रहे हैं इसको तो झाड़ा निकालने ले जा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर तो भूत चढ़ गया, तो वो सुप्रा नेचुरल कंडीशन कहलाती है। देन इसके बाद में पनिशमेंट बाय गॉड फॉर सिंफुल एक्ट, ये लाइन याद रखना। पनिशमेंट बाय गॉड फॉर सिंफुल एक्ट का मतलब क्या हो जाता है कि आपको अपने कर्मों की सजा मिल रही है, आपके पापों की सजा भगवान भुगता रहा है। ये चीज जो है सुपरनैचुरल थियरी कहती है। देन बात करते हैं, इट इज बिलीव दैट व्हेन द गॉड एंड गॉडेस आर एंग्री विद द ह्यूमन इट मेक देम इल, जब भगवान आपसे नाराज हो जाते तो आपको बीमार कर देते, बट ये कंसेप्ट बिल्कुल वाहियात है, इसको नहीं मानना चाहिए। देन नेक्स्ट हमारा आता है थ्योरी ऑफ मिजाटिक थ्योरी। मिजाजमा का मतलब क्या होता है कि पॉल्यूशन या बैड एयर, पॉल्यूशन जो होता है उसकी वजह से, या बैड एयर हवा लग जाती है, जैसे ब्लैक प्लाग हुआ, कोलेरा हुआ, ये सही। जैसे चाइना और यूरोप में माना जाता था एंशिएंट पीरियड में, चाइना, इंडिया और यूरोप में, कि भाई मियाजमा जो है एक पॉइजन वेपर होता है जो कि को किल कर देता है। और ये जर्म थ्योरी के एडवांसमेंट देखने जाता है, में लुईस पास्टर बोलते हैं कि भाई है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोज करते हैं, कि एनवायरनमेंट में जो होस्ट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमने लुईस पास्टर की थ्योरी पढ़ी है कोच पास्टुलेट में, माइक्रोबायोलॉजी की क्लास में। तो कोच पास्टुलेट का जो फॉर्मूला है, कोच पास्टुलेट फॉर्मूला, जो फर्स्ट क्लास थी माइक्रोबायोलॉजी की, उसमें पढ़ी थी हमने। इनमें जो है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज आपको के अकॉर्डिंग आपको फिर बाद में बोल देते हैं कि भाई नहीं नहीं, ये तो है जर्म थ्योरी की वजह से हो रहा है, किसी प्रकार की कोई हवा में आपको बैड एयर या फिर ऐसी कोई साया या हवा नहीं है। देन जर्म थ्योरी आ जाती है कि भाई आपका बाद में ना एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या था, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हमारे क्या था नाम था हमारे, लुईस पास्चर था। लुईस पास्चर जी ने क्या बोला था हमारे कि लुईस पास्चर ने क्या बोला था हमारे कि 1873 के अंदर उन्होंने जो है एडवांस किया था कि ना, जो भाई बताया था कि पोजीशन ऑफ डिजीज होता है वो किसी न किसी प्रकार के आपको एनवायरमेंट के अंदर आने से होगा। लाइक आप एनवायरमेंट है उसमें बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है डिजीज हो सकती है। दूसरी चीज है सुपरनेचुरल थ्योरी, मिथामेटिक थ्योरी हुई, तो स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन ऑफ डिजीज होती है, बट इट्स आल्सो ब्रेकडाउन कैन माइंड इन मिड 19th के अंदर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन ऑफ एनवायरमेंट के जो प्रेजेंस है, उन सब चीजों से भी आपको ये देखने को मिलता है कि लाइक आपके अंदर जो एनवायरमेंट में जो पैथोजन है, ये लुईस पास्चर की थ्योरी हमने पूरी अच्छे से पढ़ रखी है। देन इसके अंदर हमारे बाद में ये आता है कि द अकॉर्डिंग टू द जर्म थ्योरी देयर इज वन स्पेसिफिक कॉज ऑफ एवरी डिजीज इन व्हिच दे एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्शियस जो कम्युनिकेबल डिजीज बारे में इसमें बता रखी है सारी चीजें। लाइक अगर आपको पर्टिकुलरली जो है किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो किसी पॉजिटिव एजेंट या बैक्टीरिया की वजह से ही हुआ है। सारे का सार यही है, बस सार याद रखो। इतनी लंबी थोड़ी एग्जाम में कॉपियां पढ़ने के काम आएंगी हमारे को। हाँ, पर भरनी पड़ेंगे, ऐसा नहीं सर ने बोल दिया छोड़ो ना क्लास छोड़ो, नहीं नहीं, वो याद सब करने हैं, लेकिन याद सब करने हैं लेकिन काम की चीज को दिमाग में ना रखना। के अंदर ये है कि ना, 1 to 1 रिलेशन पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिजीज, तो ये वो किसी पॉजिटिव एजेंट की वजह से हुई है, उन दोनों का 1 to 1 रिलेशन है, इस वजह से वो हमारे को जो है डायनेमिकली डिजीज करती है। दिस थियरी स्टेट दैट द डिजीज caused by the small organism और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी naked eyes, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी खुली आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म एंटर्ड इन द बॉडी, started grow to the replicate, cause the disease. दिस ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजन, और इसको हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। जो ग्रो करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, खुद को डबल कर लेते हैं, ये सही चीज जो है वो कहलाती है हमारी इस थ्योरी के अंदर। देन हम बात करते हैं क्या, हमारे मॉडर्न मेडिसिन आर मूव्ड अवे द स्ट्रिक्ट अडेरेंस ऑफ दिस थ्योरी बिकॉज नाउअडेज इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट द नंबर ऑफ फैक्टर कंट्रीब्यूट अकरेंस ऑफ दिस। मॉडर्न मेडिसिन बिलीव दैट द डिजीज mainly caused by a single alone। जब में हमारी देखो, सबसे पहले हमारी क्या आई थी, मियास्मिक थ्योरी है, जिसको किसने ओवरकम किया था, जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी को भी हम मेडिसिन, जो मॉडर्न मेडिसिन थ्योरी है हमारी, ये कर रही है। ये क्या कह रही है ये वाली थ्योरी हमारी,
कि पेशेंट जो है उसके अंदर अगर डिजीज हुई तो एक सिंगल पॉजिटिव एजेंट, ये किसी ना किसी और कंडीशन की वजह से भी आपको वहां पे देखने को, तो ये हमारी जो है कौन सी थ्योरी कहलाती है, हमारी जर्म थ्योरी कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन आया, एंट्री की हेल्दी पर्सन के अंदर, ग्रोथ किया उसके अंदर जाके और पेशेंट को डिजीज याद रखना कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा है, डिजीज आया, डिजीज से हेल्दी पर्सन में गई, हेल्दी पर्सन में जाके ग्रो किया, ग्रो करने से। देन नेक्स्ट हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है हमारे इसके अंदर की ट्राइड, ये ऐसे बनता है, जहाँ आए वर्ड ट्राइड समझ जाओ, ऐसा ट्राइंगल बनाना है। ट्राइड दो तरीके के होते हैं, एक तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड होता है जो अलग होता है, और एक पर्टिकुलर हर एक डिजीज, हर एक का नहीं, बहुत से डिजीज है जिनका ट्राइड होता है, कि पर्टिकुलर जैसे डिजीज हो जाएंगी तो उसमें आपको पता होना चाहिए का क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि एक कोई पेशेंट है जिसके अंदर आपको देखना है कि सिफाइलिस है कि नहीं है, तो उसका ट्राइड दे रखा है कि मेरे को बताओ कि एक पेशेंट है जिनको हंटिंगटन टिथ दिख रहे हैं, चमगादड़ जैसे दांत है उस पेशेंट के, नेजल सेडल डिफॉर्मिटीज ऑफ सेडल नेडल नेजल डिफॉर्मिटीज है, और उसको तीसरा क्या है हमारे फ्रैक्चर है, ये कहाँ दिखेंगे, तो समझ आओ हंटिंगटन टिथ है, स्पाइलस। दूसरा मैं बताऊं तुमको कि मेरे से किसी ने कह दिया कि बताओ जे जी की किसी के अंदर आपको जो है कशिंग ट्राइड देखने को मिला, तो कौन सा आपको देखने को मिला, तो हाइपरटेंशन ब्रेडिकार्डिया और एक और कुछ था, फ्रैक्चर वगैरह था, तो वो चीज आपको देखने को मिली। ऐसे आपको सारे ट्राइड याद रखना होता है। फिर जो ट्राइड है ये नॉर्मल है, इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है एजेंट, एक होता है होस्ट, तीसरा होता है एनवायरमेंट। ये तीन चीजें, एजेंट होस्ट और एनवायरमेंट। एजेंट का मतलब होता है कि एजेंट यानी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म जो है वो पर्टिकुलर पर्सन में गया, पर्सन से जाके, सॉरी, हाँ एजेंट, थोड़ा सा गलती हो, एजेंट जाएगा एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट में होता ही है, होस्ट जाता है डायरेक्ट वहां से हमारे को वो कर लेता है, या इसको ऐसे ले सकते हैं, होस्ट जो है एनवायरनमेंट में जाता है, और यहाँ होस्ट है, पर्सन नहीं लिख सकता, इसलिए ये चीज याद रखना कि एजेंट पहले एनवायरनमेंट में जाएगा, देन इसमें जाएगा, ठीक है, 1 2 3, ये चीजें हैं हमारी, ये हमारे 1 2 3 वैसे ही लिख रखा है। इसके अंदर ये होता है कि हमारा जो है क्या डिजीज है, हमने राइट से समझ क्या है कि डिजीज जो है वो कोज होती है सिंगल एजेंट से, एक्सपीरियंस करता है, एक्सपोज करता है, इट मींस सिंगल पॉजिटिव एजेंट आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर द अकरेंस ऑफ डिजीज, यानी सिंगल जो ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव एजेंट है वो किसी प्रकार का कोई जो है डिजीज कोज नहीं करती है, बट देयर वाज सम अदर फैक्टर व्हिच आर आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन अकरेंस ऑफ, अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे फैक्टर। The consideration of epidemiological triad, three factors are responsible for occurrence of disease. डिजीज का जो occurrence है उससे होता है, जैसे एजेंट, एनवायरनमेंट और होस्ट, ये सही चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी फैक्टोरियल कंसेप्ट के बारे में, बात करते हैं कॉजेशन कंसेप्ट की बात करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड देयरफॉर very helpful for explaining the position of communicable disease. It means it's applicable for the communicable disease only and not applicable for non-communicable disease. Chronic disease such as renal failure, heart disease या फिर कैंसर के टाइप और डायबिटीज में ये सारी चीजें, यानी कि इसमें नॉन, इट मींस एप्लीकेबल कम्युनिकेबल डिजीज, ये सिर्फ जो है कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर ही ये वाली थ्योरी काम करती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये सारे आते हैं इनके अंदर ये काम नहीं करती, ठीक है, ये चीज हमारे को ध्यान रखनी है। देन हम बात करते हैं किसकी, नॉन मल्टीपल फैक्टोरियल को हम किस नाम से जानते हैं, नॉन दैट मीन मल्टीपल फैक्टर, यानी कि बहुत सारे जो है मल्टीपल फैक्टर होंगे तभी पेशेंट में, कहने का मतलब है जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको गैस्ट्रिक अल्सर का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको एच पाइलोरी भी है, उसको उसने दारू पी है, अल्कोहलिज्म भी है, उसको गैस्ट्राइटिस की हिस्ट्री भी है कि पहले उसको गैस्ट्राइटिस हुआ है, स्मोकिंग भी वो करता है, एनएसएआईडी ड्रग्स लिए, एस्पिरिन जैसी, इमोशनल स्ट्रेस भी लेता है, ये सारे मिला के उस पेशेंट के अंदर देखने को, ये मल्टीफैक्टोरियल है, ध्यान रखना है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड हमने पढ़ लिया है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे पहले एजेंट आता है, देन
आता है, देन हमारा क्या आता है, एनवायरनमेंट आता है। एजेंट के अंदर आ जाता है, एजेंट इज द फर्स्ट फैक्टर which is required the occurrence of any disease. This agent will leave no aware fungi and living like coal dust, smoking, radiation. देखो इसके अंदर क्या ले रखा है कि पहला ऐसा जो एजेंट का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर ऐसा जो पर्टिकुलर कोई एजेंट है जो कि चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, लिविंग के अंदर क्या आ जाता है हमारा फंजाई बैक्टीरिया वगैरह सब आ जाते हैं, और नॉन लिविंग चाहे गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक हो गया, ठंड के कारण कोल्ड स्ट्रोक हो गया, डस्ट के कारण किसी प्रकार का एस्थमेटिक अटैक आ गया, स्मोक रेडिएशन वगैरह हो गई, तो ये सारी नॉन लिविंग चीज है लेकिन बॉडी में डिजीज पैदा करते हैं, ये सही चीजें। ये ट्रायड हमारा है कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, ये ट्रायड एकदम अच्छे से उतार लो आप कॉपी में। होस्ट हुआ, एज, सेक्स, रेस, जेनेटिक प्रोफाइल, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिजीज, स्टेटस, इम्यूनोस्टेटस, रिलीजन, कस्टम, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीजें जो है वो पर्सन पोस्ट में होती है। एजेंट किसको कहते हैं, बायोलॉजिकली देख लो तो आप जैसे बैक्टीरिया, वायरस हुआ, केमिकली देखोगे तो पॉइजन हुआ, अल्कोहल हुआ, स्मोक हुआ, देन फिजिकल देखोगे तो ट्रोमा, रेडिएशन, फायर हुआ, और न्यूट्रिशनल देखोगे तो या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। देन हमारा एनवायरमेंटल आता है, एनवायरमेंटल में आता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एल्टीट्यूड या क्राउडिंग, हाउसिंग, नेबरहुड, वाटर, मिल्क, फूड, ये सारे रेडिएशन, पॉल्यूशन और नॉइज। देन हम बात करते हैं हमारे एजेंट की, सम कॉमन एजेंट डिजीज प्रोड्यूस बाय रेम, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ, ये सारे वो नाम है हम जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़े थे, फटाफट एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, कॉर्निया बैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से डिप्थीरिया हो जाता है, हमारे डिप्थीरिया की वजह से डिप्थीरिया हो जाता है, बोर्डेला पर्टिसिस की वजह से, बोर्डेटेला पर्टिसिस की वजह से पर्टिसिस, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई की वजह से टेटनस, साल्मोनेला टाइफाई की वजह से टाइफाइड, नेजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से मेनिंजाइटिस, माइकोबैक्टीरियम लेपाई की वजह से लेप्रोसी, ट्रोपोनेमा पैलिडम की वजह से स्पाइलेस, नेजेरिया गोनोराई की वजह से हमारे गोनोरिया, और क्लेमाइडा ट्रकोमाइटिस की वजह से जो है लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम वेनेरियम हो जाता है। दूसरी जो चीज है हमारे सामने क्या आ जाती है, बायोलॉजिकल एजेंट आ जाते हैं, जैसे वायरस की वजह से आप वायरस में पेरिसिला जोस्टर हुआ, चिकन पॉक्स हो जाएगा, पैरामाइट जो वायरस हुआ, मीजल्स हो जाएगा, पोलियो वायरस में पोलियो, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी में एड्स, टोगा वायरस की वजह से रुबेला, और एबो वायरस की वजह से डेंगू। बायोलॉजिकल में फंगस की वजह से क्या क्या फंगल डिजीज, कैसे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम तो, वेरी वेरी कैंडिडा एल्बिकेंस हुआ, या फिर कैंडियासिस हुआ, इसके अलावा हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम हुआ जिसमें प्लाज्मोसिस, ये दो नाम याद हमारे। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ की वजह से क्या हो जाता है, एमीबा हिस्टोलिका, जो कि हमारी डिसेंट्री, डिसेंट्री जो दस्ते लगती हैं धड़ल्ले से, वो जो चीज है वो कौन, एमीबा करता है प्रोड्यूस। देन लिस्टीनिया होता है जो काला आजार, जो कि हमारे हाउस फ्लाइज की वजह से देखने को, सेंड फ्लाइज की वजह से, काला आजार किसकी वजह से होता है, तो ध्यान रखना सेंड फ्लाई की वजह। बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एजेंट की। फिजिकल एजेंट क्या जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठंड वगैरह, हीट, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड, ये सारी। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। जैसे केमिकल एजेंट स्मोक की वजह से हो जाता है, पैसिविक स्मोकिंग, डस्ट पार्टिकल हुए, या फिर मेटल जैसे लीड हुआ, गैसेस भी एलर्जिक सब्सटेंस होते हैं। देन हम बात करें किसकी, न्यूट्रिएंट एजेंट। न्यूट्रिएंट एजेंट आ जाते हैं हमारे, लिविंग बैलेंस डाइट इज एसेंशियल बैलेंस डाइट इन विच such as protein, carbohydrate, fat, mineral, vitamins and water are found proper portion। proper portion के अंदर आपको ये सारे जो विटामिन वगैरह है, मिनरल, इनके बैलेंस दिखने को मिलते हैं। deficiency of excess for any nutrient cause disease। deficiency of any excess of any nutrient
डिजीज में कोस डिजीज यानी इनकी वजह से अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, मिनरल या विटामिन की कमी से तो कोई ना कोई डिजीज होती है। सारे विटामिन बैलेंस में चाहिए होते हैं, ये सही डिजीज पैदा कर सकती है। लेकिन अगर बैलेंस डाइट में हो तो आप हेल्दी रहोगे। लेकिन इसके अलावा जैसे कि हम कौन कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाती है, तो जैसे विटामिन ए की वजह से हो सकती है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस। इम्पोर्टेंट इसमें ना चार ही है, एक दो तीन और चौथा कहाँ गया, ये चार। चार विटामिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी ये इसमें आयोडीन का याद रखना है और आयरन, आयरन बहुत जरूरी। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले विटामिन ए की। नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिवाइटिस, जेरोसिस, कंजक्टिवाइटल जेरोसिस, कॉर्निया जेरोसिस, ये सारी चीजें आती है। दूसरा आता है विटामिन सी की वजह से स्कर्वी हो जाती है। इसके अलावा विटामिन डी की वजह से रिकेट या ऑस्टियोमेलेशिया हो सकता है। विटामिन बी वन की वजह से बेरी होती है। विटामिन से फेलेग्रा होता है। विटामिन बी की वजह से एनीमिया, और सेम चीज विटामिन आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। प्रोटीन की कमी, बच्चों बच्चों में प्रोटीन और एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी क्या के लिखते हो, कार्बोहाइड्रेट, सीएचओ लिखते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मत समझना सीएचओ का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो उसकी वजह से मेरास्मस डिजीज हो जाती है। आयोडीन की वजह से गोइटर हो जाता है, गला ऐसे सूख जाता है, फूल जाता है गोइटर। देन हमारा आता है मैकेनिकल एजेंट आता है, जिसके अंदर जैसे क्रोनिक फ्रिक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि किसी सब्सटेंस से बार बार घर्षण होता है तो उसकी वजह से, या मशीनरी काम होता है तो उसकी वजह से किसी प्रकार से आपको इंजरी हो जाती है। ठुक गए कहीं पे गाड़ी से, या फिर आपके किसी चीज से लग गई, गिर गए, कोलैप्स कर गए, ये सारी चीज। सोशल फैक्टर में आ जाता है हमारे भाई, कोल स्मोकिंग करते हो सोसाइटी में सबके साथ बैठ के, वो चीज सोशल आइसोलेशन, दूर रहते हो, डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। जितना दूर रहोगे फिजिकली, आप मेंटली उतने डिप्राइव्ड रहोगे, जितने मेंटली डिप्राइव्ड रहोगे फिर बाद में आपको वो जो है डिजीज के बाद में आता है होस्ट। होस्ट वेरियस होस्ट, देखो इतना कुछ खास है नहीं, ये कंसेप्ट हो गए वही चीजें तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इसमें तो इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी क्लास है, थ्योरी हमारे को टिप्स पे होनी चाहिए, याद जरूर। नाम नाम तो एटलीस्ट सबके, जितने सब्जेक्ट पढ़ो सब में जब ब्लैक पेन से हेडिंग लिखते हो वो तो याद ही होनी, एटलीस्ट एग्जाम में जाओ तो लिखने के लायक रहो तुम। देन बात करते हैं हमारे होस्ट, वेरियस होस्ट में आ जाता है जैसे हेल्पफुल इन अकरेंस ऑफ डिजीज, ये जो है अकरेंस ऑफ डिजीज के अंदर हेल्पफुल होता है। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे कि एज आ जाता है कि पर्सन अगर ज्यादा बूढ़ा होता है, ज्यादा बच्चा होता है, तो उस समय बच्चे को डिजीज ज्यादा आ जाती है। जैसे बच्चों के अंदर क्वेश्योरकर वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं, मेरास्मस और हाइपरटेंशन, कैंसर वगैरह जो है 45 से 50 साल या उससे ऊपर जो होता है उनमें कॉमन होता है। नेक्स्ट है सेक्स, यानी कि फीमेल ज्यादा प्रोन होती है इसमें डिजीज के लिए। जैसे मेल के अंदर हार्ट डिजीज ज्यादा होती है। इसके अलावा पर्टिकुलर जो सर्टेन स्पेसिफिक एज में फीमेल में डिप्रेशन का लेवल ज्यादा होता है। आर मोर मून डिप्रेशन देन मेल। स्टिल एक चीज अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना, फीमेल में ज्यादा लगता है, लेकिन मेल जो है सुसाइड ज्यादा करते हैं रेदर देन फीमेल के डिप्रेशन के कारण। ये थियरी है बात। न्यूट्रिशन के अंदर आ जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस, वो की वही चीजें हैं कि स्कर्वी, एनीमिया, तो ये हम क्लास में पढ़ा था, उतार लेना कॉपी में। ऑक्यूपेशन की वजह से कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो भी लाइक फैक्ट्री में काम करते हो, फैक्ट्री में काम करोगे लीड चांसेस है। एबेटोस में काम करोगे तो एबेटोसिस के जो है वो डस्ट आपको लग सकती है। इसके अलावा जो है शुगर कैन डस्ट की वजह से स्कोबोसिस हो सकता है, स्काइपोसिस हो सकता है। एंड हमारे कस्टम की वजह से, कस्टम के अंदर देखो ऑफरिंग अल्कोहल, सिगरेट और डिफेशन बार के साइड करना, यानी खुले में जो सोच करते हो जिसकी वजह से फिर वो मक्खियाँ उस पर भिन भिन आती है, वही तुम जाके अटती है, फिर तुम्हारे को डिजीज होती है। क्लोस्ट्रम नहीं देना, कोलेस्ट्रम देना वहाँ, अगर ऐसा कोई कंडीशन हो जहाँ पे आपके लगे कि फिर है तो फिर उनको बताना कि बहुत न्यूट्रिशनस मिल्क होता है।
तो जेनेटिक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कि भाई कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटीज मेलाइटस, हीमोफीलिया या फिर मेंटल डिजीज वगैरह जो हो जाती है। मेंटल डिजीज में भी दो मेन होती है, एक तो होती है हमारी स्किज़ोफ्रेनिया, दूसरा होती है मेनिया। देन तीसरी हमारी लाइफस्टाइल आ जाती है। लाइफस्टाइल आ जाती है स्मोकिंग हुआ, लेक ऑफ एक्सरसाइज हुआ, इम्प्रॉपर पर्सनल एनवायरमेंटल हाइजीन हुआ, सब कंडीशन के कारण से जो है आपकी जो है ये हमने पढ़ रखे हैं तो आ सकते हैं। एजेंट में भी आता है ना कि हमारे को एनवायरमेंट, इसके अलावा इम्यूनिटी पावर ऑफ होस्ट, कि आप कितने इम्यूनिटी अच्छी है तो disease हो जाएगी। कोरोना में देख हम चले गए। देन नेक्स्ट है एजुकेशनल स्टेटस। आपका एजुकेशनल स्टेटस अच्छा है, नॉलेज अच्छा है आपका, तो फिर आप उसको जो है वो अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जो है मेंटेन रखते हो। लो एजुकेशनल स्टेटस होगा तो आपके अंदर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। देन हम बात करते हैं एनवायरमेंटल की। एनवायरमेंट के अंदर क्या आ जाता है हमारे, एवरी लिविंग एवरी एनवायरमेंट लिविंग एंड नॉन ऑब्जेक्ट फाउंड इन सराउंडिंग द एनिमल हुआ, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, प्रोटोजोआ या फिर ट्री एयर, रेडिएशन, कस्टम रेडिएशन आर आल्सो the risk of occurrence of disease along with the agent and the host related to the environmental, जिसमें biological environmental या फिर physical environment या social environment जो है आपको देखो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जो है environment यानी ट्री, प्रोटोजोआ, फंजाई या हमारे पूरे environment में सराउंडिंग सारी चीजें। अभी इसमें जैसे जैसे मैं देखूं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करूं तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, माइक्रो एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट, ये सारी चीजें। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, पैथोजन प्रेजेंस के अंदर भी जो है आपको देन नेक्स्ट हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट है हमारा, इट इज फॉर्म्ड बाय द एयर, वाटर, सॉइल, हीट, कोल्ड, रेडिएशन, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, pollution, एयर pollution, noise pollution, harm radiation इन द एनवायरमेंटल रिस्क ऑफ डिजीज। यानी कि पानी के जो ये सारे जो भी पोल्यूशन वगैरह है, प्रदूषण एयर है, वो लोगे तो एस्थमा वगैरह, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस चांसेस है। और इसके अलावा वाटर पोल्यूटेड है तो हेपेटाइटिस भी होते हैं, कोलेरा, डिसेंट्री, अमीबा डिसेंट्री, सारी चीजें आती हैं। हार्मफुल रेडिएशन के कारण कैंसर ज्यादा चांसेस होते हैं, ध्यान रखना। ये सारी चीजें जो है हमारे को फिजिकल एनवायरनमेंट में आती है। लास्ट में सोशल एनवायरनमेंट है, फटाफट से थ्योरी रीड कर लो। इट इज फॉर्म बाय द सोशल ट्रेडिशन, कस्टम एंड these are adverse effect of the risk of occurrence। अगर किसी भी प्रकार का कोई सोशल कस्टम या फिर ट्रेडिशन या बिलीफ ऐसा आ जाता है कि आपकी हेल्थ को एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है ऑपोजिट डिजीज के, देन नाउ वी कैन सेट द थ्री फैक्टर लाइक एज का होस्ट हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, ये साथ में मिलकर आप प्ले करते हैं, एक अकरेंस प्ले करते हैं डिजीज के अंदर। जिसके एग्जांपल देख लो, टीबी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, अलोंग द पॉजिटिव एजेंट द होस्ट रिलेटेड एनवायरनमेंट, माल न्यूट्रिशन हुआ, इलिटरेसी, एजुकेशन, इसीलिए certain environmental section, crowding, improper professional and environmental hygiene are also play an important role in the occurrence। देखो नॉर्मल सी चीज है कि अगर है ना पर्सन के अंदर माल न्यूट्रिशन होगा तो भी डिजीज होगी, फिर पर्सन के अंदर लेक ऑफ नॉलेज होगा तो भी डिजीज होगी, इम्यूनिटी की कमी की वजह से होगी, और एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे ओवर क्राउडिंग हुआ, इम्प्रॉपर पर्सनल जगह पे आप जा रहे हो, वो सारी चीजें भी जो है जो कि पर्सनल हाइजीन भी, एनवायरमेंटल हाइजीन भी जगह पे भी। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी हेल्थ और डिजीज की एक क्लास जो कि हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास थी। वी विल मीट नेक्स्ट वेरी सून टू आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।